तो प्रीवियस क्लास तक हम आपके स्टैटिक वो सारे पढ़ चुके थे। डायनेमिक जो भी है आपके, उसके अंदर मैंने दशाओं से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पिछली क्लास में बताए थे, उन्हें मैं ब्रीफली केवल रिपीट कर दूंगा और उसके आगे हम बढ़ते चले जाएंगे आज की क्लास के अंदर। चेक लिस्ट फॉर दशा प्लेनेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए थे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। फाइंड लॉर्डशिप ऑफ ए प्लेनेट इफ इट हैज डुअल लॉर्डशिप, दो भावों की लॉर्डशिप है। देन फाइंड बोथ अलोंग विद इट्स फंक्शनल नेचर फॉर स्पेसिफिक कुंडली। प्लेनेट विल गिव रिजल्ट ऑफ बोथ द हाउसेस। तो जो भी प्लेनेट, जिन भी दो हाउसेस का वो है लॉर्ड, उनकी अलग अलग लॉर्डशिप डिसाइड करनी है। मतलब जुपिटर को एज ए जुपिटर नहीं लेना है। जुपिटर है तो आपको देखना है कि किन किन भावों का वो लॉर्ड है। सपोज वो 6 का लॉर्ड है तो अलग से लिखेंगे जुपिटर इज 6 लॉर्ड, इट इज मेलिफिक फॉर द कुंडली। जुपिटर इज 9th लॉर्ड, इट इज बेनिफिक एज ए 9th लॉर्ड। ऐसे लेंगे तो वो प्लेनेट उन दोनों भावों के रिजल्ट देगा। ये मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ दशाओं में जो हमें देखनी है। फिर देखना है कि वो प्लेनेट सर्प दृष्टिकोण में तो नहीं है जिसकी दशा चल रही है। जनरली सर्प दृष्टिकोण का जो प्लेनेट होता है, आपको वो अच्छी भी दशा है, योग कारक भी होकर बैठा है, तभी भी वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। सर्प दृष्टिकोण का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। फर्दर हमें देखना है कि आपको वो किस भाव के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि उस भाव के रिजल्ट भी उसने देने हैं। फिर हमने देखना है वो किस राशि में बैठा हुआ है। तो राशि का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास व्हाट्सएप पर, तो मैं बता देता हूँ। किसी ने पूछा था कि राशि से क्या मतलब है। तो राशि से मतलब होता है कि जब जिस भी भाव के अंदर प्लेनेट जाकर बैठता है और जिस राशि में बैठता है, उसके उसी हिसाब से जो रिजल्ट है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि राशि रिजल्ट को कैसे मॉडिफाई करती है। सपोज आपका प्रोफेशनल लॉर्ड 10वें भाव का स्वामी, 3 तरह की राशियां डिफाइन की हैं, अलग अलग तरीके से राशियों को डिफाइन किया हुआ है, मगर मैं 3 बेसिक ले लेता हूं जिसमें प्रोफेशन का मैंने क्योंकि एग्जांपल लिया है कि वो चर राशि में जाकर बैठ गया, मूवेबल साइन 1 4 7 10, या वो स्टैटिक राशि में जाकर बैठ गया 2 5 8 11। यस, एक मिनट। या वो डुअल साइन में जाकर बैठ गया 3 6 9 10, किसी में जाकर बैठ गया। अब प्रोफेशन लॉर्ड यदि चर राशि में जाकर बैठ गया है तो वो आपके प्रोफेशन में ऐसा पर्सन जिसका 10th लॉर्ड चर राशि में जाकर बैठा हो या 10th हाउस में चर राशि हो, वो कभी स्थिर नहीं रहेगा इन जनरल। उसका जो प्रोफेशन में एक जॉब करेगा, फिर दूसरा जॉब करेगा, फिर तीसरा जॉब करेगा, उसका एक प्रोफेशन में मन नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी बदलने की कोशिश करेगा। या ऐसा कह सकते हैं कि उसका प्रोफेशन स्टैटिक नहीं होगा, एक जगह से नहीं होगा, उसको जगह जगह बदलनी पड़ेगी या ट्रेवल करना पड़ेगा। इस तरीके से हम उसको एनालाइज करेंगे कि किस राशि में वो जाकर बैठा है, उसका भी असर पड़ेगा। यदि स्टैटिक साइन है, आपकी लग्न में कौन सी राशि है इसका भी फर्क पड़ता है। लग्न में यदि आपकी वेरिएबल साइन है 1 4 7 10, जिसे हम चर राशि बोलते हैं, मूवेबल, तो वो पर्सन की इसी तरीके की पर्सनैलिटी होगी। वो स्टैटिक नहीं होगा, उसके विचार लगातार बदलते रहेंगे, एक चीज पर टिकेगा नहीं। तो इस तरीके से वो प्लेनेट किस राशि में है उसको भी आपको लिंकअप करना है। फिर आपको करना है नोट डाउन प्लेनेट विद विच इट इज इन एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का मैं फंडा ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सचेंज का पाराशरी के हिसाब से फंडा यह है कि दो प्लेनेट जब एक्सचेंज में होते हैं तो वो एक ही हो जाते हैं। एक होने का मतलब किसी की भी दशा होगी, दोनों के पूरे रिजल्ट मिलेंगे, ये आप मानकर चले। और जबकि एक एसके मेहता की रिसर्च है, उस पर मेरा एक वीडियो भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। वो ये कहता है कि दो प्लेनेट में एक्सचेंज हो जाता है तो वो अति बली हो जाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब उनके जितना बली कोई हो नहीं सकता, दोनों की ताकत आ जाती है उन दोनों प्लैनेट्स के अंदर, तो वो अति बली हो जाएंगे। तो जनरली एक्सचेंज वाले प्लैनेट आपको आपकी लाइफ बदलते हैं। जितने भी महान लोग पैदा हुए हैं, और ये प्रैक्टिकल चीज है, उन सभी की कुंडलियों में एक से ज्यादा एक्सचेंज होते हैं। बीर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू और जितने भी लोगों की कुंडलियां प्रचलित हैं, उनमें ज्यादातर में आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा। लॉर्ड का एक्सचेंज मिलेगा किसी न किसी भाव से। तो ऐसे लोग महान होते हैं क्योंकि जो एक्सचेंज वाले प्लेनेट हैं वो दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं और आपको एक ही समय पर 8 8 10 10 भावों के रिजल्ट मिलते हैं कुंडली के अंदर। क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेनेट कम से कम 3 4 भावों के रिजल्ट देता है और दूसरा भी देता है। उनमें से जिसकी भी दशा है, अंतरदशा आएगी, आपको एक साथ 8 10 भावों के रिजल्ट मिलेंगे। तो आपकी जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस बहुत जल्दी जल्दी होगी। इसलिए एक्सचेंज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें।
फर्दर मैंने बताया था कि कोई भी प्लेनेट में आप देखें वो उस पर किसकी दृष्टि है, किसका कंजंक्शन है, क्योंकि जो दृष्टि डाल रहा होता है वो प्लेनेट अपने करेक्टरिस्टिक उसको दे देता है। ऐसे ही जो युति में है वो भी अपने करेक्टरिस्टिक उसको पास ऑन करता है, तो युति वाले प्लेनेट का भी दशाओं पर असर पड़ता है और जिनका एस्पेक्ट होता है उनका भी असर पड़ता है। यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब आता है 7th पॉइंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है आपका चेक वेदर दशा इज ऑफ लग्न लॉर्ड, 10th लॉर्ड और एक्सोल्टेड प्लेनेट। आपकी कुंडली में लग्न लॉर्ड, 10th लॉर्ड या एक्सोल्टेड प्लेनेट की जब दशा होती है तो वो दशा आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग दशा होती है, इनमें से किसी की भी। अब ये मत समझ लेना इसको ये हाफ सेंटेंस है कि 10th लॉर्ड की दशा आ गई तो वो आपकी लाइफ चेंज करेगी, करने वाली है यदि उस 10th लॉर्ड की स्थिति कुंडली में अच्छी है। क्योंकि दशा दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो उसकी लॉर्डशिप ऑफ प्लेनेट या उसके रोल पर डिपेंड करती है, दूसरी उसकी कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। अब लग्न लॉर्ड की दशा आपकी लाइफ चेंजिंग दशा होगी नो डाउट, मगर लग्न लॉर्ड की स्थिति अच्छी है तो वो आप लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। 10th लॉर्ड की स्थिति अच्छी है वो भी आपको आगे बढ़ा देगा। अब एक्सोल्टेड प्लेनेट की स्थिति अच्छी है तो आगे बढ़ा देगा, मगर उस प्लेनेट की स्थिति खराब है तब नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूं इसको हाफ में ना लें, इसको पूरा लें, क्योंकि किसी भी प्लेनेट की दशा को केवल लॉर्डशिप के बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे, उसकी पूरा डिसाइड करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए उस प्लेनेट की कंडीशन क्या है। एक एट्थ सूत्र है, ये पाराशरी का सूत्र है कि किसी भी नेटिव की लाइफ के अंदर चौथी दशा यदि शनि की है, 4th दशा ऑफ सैटर्न, 5वीं दशा उसकी राहु या मार्स की हो और छठी दशा उसकी जुपिटर की हो, तो वो दशाएं अनफेवरेबल रिजल्ट देती हैं, चाहे उस कुंडली के अंदर वो प्लेनेट आपके बेनिफिक ही क्यों ना हो, योग कारक ही क्यों ना हो, उनके रिजल्ट आपके गुड लॉर्डशिप के बावजूद भी खराब होते हैं। अब ये इस सेंटेंस को भी एज इट इज नहीं लेना है। एस्ट्रोलॉजी में हमें कोई चीज राइटिंग में जैसे लिखी है बिल्कुल पकड़ के नहीं चलना है, वरना हमको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब 4th दशा सैटर्न की है, ये अच्छी नहीं होती, इसका मतलब आप केवल इतना इंटरप्रेट करेंगे उसकी लॉर्डशिप बेटर है, सब कुछ बेटर है, तभी भी वो जितना आप अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना बेटर नहीं मिलेगा, यानी कि खराब हो जाएगी पूरी तरीके से। अब आपका लॉर्डशिप और प्लेसमेंट के बेस पर जो दशा अच्छी है, मगर इस सूत्र के हिसाब से 4th दशा ऑफ सैटर्न, 5th दशा ऑफ राहु एंड मार्स एंड 6th दशा ऑफ जुपिटर अनफेवरेबल है। ये क्लासिक्स में लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग यही है कि यदि इनकी जुपिटर की यदि 6ठे नंबर की दशा है किसी भी नेटिव की लाइफ में, तो वो उसकी दशा के रिजल्ट आपको जो उम्मीद है उससे ज्यादा खराब मिलने वाले हैं, ऐसा मानकर चलेंगे। फर्दर आपको यह भी देखना है चेक वेदर प्लेनेट इज प्लेस्ड इन लास्ट डिग्री ऑफ साइन। लास्ट डिग्री ऑफ साइन का आप यहाँ पर इस डिग्री को आप ये मानकर चलें कि ये भी पाराशरी का कंसेप्ट है कि किसी भी प्लेनेट की जब लास्ट डिग्री ऑफ साइन में होता है तो वो जिस भाव में बैठा है उसके वो खराब रिजल्ट देता है। एज ए प्लेनेट वो खराब हो जाएगा, एज ए लॉर्ड खराब नहीं होगा। वो भाव मध्य का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे सूर्य किसी के चौथे भाव में 5th लॉर्ड होकर बैठ गया और सूर्य की डिग्री सपोज 29 डिग्री है, तो वो 5th लॉर्ड है, तो 5th लॉर्ड के रिजल्ट देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा सूर्य भाव मत से कितनी दूर है या कितना पास है। मगर 4th हाउस के रिजल्ट देखने के लिए जहां बैठा है उसकी डिग्री सफिशिएंट है, वो यदि लास्ट डिग्री में बैठा हुआ है तो उसकी दशा खराब जाएगी। फर्दर आपको चेक करनी है उसकी कंडीशन, दशा प्लेनेट की। दशा प्लेनेट में ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके बावजूद आपको उसकी कंडीशन देखनी है। वो प्लेनेट की कंडीशन जैसी जितनी बेटर होगी उतने उसके रिजल्ट बेटर होंगे, और जितनी कंडीशन खराब होगी उतने रिजल्ट खराब होंगे। कंडीशन देखने के लिए जो मैं भावेश का सूत्र बता कर रहा हूँ वही हमें लेना है। आगे 11 पॉइंट आता है चेक वेदर प्लेनेट इज आरोही और अवरोही। दो तरीके के प्लेनेट होते हैं, एक एक्सट्रीम या डीप एक्सोल्टेशन होती है डिग्रीज हर एक प्लेनेट की। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मून, चंद्रमा टॉरस साइन में 3 डिग्री पर एक्सोल्टेड होता है, उसको उसका परम उच्चांश बोलते हैं। अब चंद्रमा जब भी 3 डिग्री अपने परम उच्चांश से आगे निकल गया और नीचांश की तरफ जा रहा है, उसका परम नीचांश चंद्रमा का होता है 8 साइन में। स्कॉर्पियो में 3 डिग्री पर वो नीच में होगा। तो जब वो अपने वृषभ से 3 डिग्री से स्कॉर्पियो के बीच में
कहीं पे भी वो मौजूद है तो उसको हम मानेंगे अवरोही, अवरोही कहेंगे। और वो वृषभ में 3 डिग्री से लेकर उच्च की राशि, वो सॉरी स्कॉर्पियो में 3 डिग्री से लेकर उच्च की राशि वृषभ के बीच में कहीं पर भी मौजूद है, मतलब 8 साइन के अंदर वो नीच का होता है, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1 से लेकर 2 साइन तक कहीं भी मौजूद है तो उसे हम बोलेंगे आरोही। मतलब उच्च के साइन से आगे वाली राशियों से वो नीच के साइन के बीच की राशियों में मौजूद है तो उसको बोलेंगे अवरोही, मतलब वो नीच की तरफ चला जा रहा है। और वो नीच की राशि से उच्च की राशि के बीच में जब मौजूद है तो उसको बोलेंगे आरोही। तो जो आरोही प्लेनेट होता है उसकी दशा रिलेटिवली बेटर होती है और अवरोही प्लेनेट की दशा रिलेटिवली खराब होती है। दिस इज ऑल्सो क्लासिकल कंसेप्ट कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आरोही अवरोही का मतलब। सपोज चंद्रमा आपका 5 डिग्री और वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, 5 डिग्री सिंह राशि में, तो हम देखेंगे कैसे चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में और नीच का होता है आपका स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में। तो वृषभ से जब हम वृश्चिक की तरफ जाएंगे उसके बीच में सिंह राशि पड़ती है, तो वो उच्च की राशि से नीच की राशि की तरफ जाने पर बीच में पड़ता है, उसको बोलेंगे अवरोही, तो उसकी दशा खराब जाएगी। ऐसे ही यदि वो नीच की राशि से आप उच्च की तरफ जाओ उसके बीच में कहीं पर भी वो प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसको हम आरोही प्लेनेट बोलेंगे और उसकी दशा बेटर जाएगी। तो इस तरीके से हम आरोही और अवरोही का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इसमें एक लास्ट जो 12th पॉइंट मैंने लिया हुआ है, ये जब भी आप दशा को एनालाइज करें तो दशाओं में हम क्या देखते हैं कि 2 तरीके के रिजल्ट जनरली मिलते हैं। हम कई लोगों के पास बहुत सारी वेल्थ आ जाती है दशा के अंदर, मगर उनके पास देखते हैं कि हम उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। और कई लोगों की आपकी हेल्थ ठीक रहती है मगर वेल्थ खराब हो जाती है। तो जब भी कोई भी दशा, चाहे वो आपके उच्च के प्लेनेट की हो चाहे आपके योग कारक ग्रह प्लेनेट की हो, आप हमेशा चेक कर लें क्या वो 64th नवांशा लॉर्ड तो नहीं है, 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड तो नहीं है, 85th द्वादशांश लॉर्ड तो नहीं है, 64th नवांशा लॉर्ड, ये इन्हें खर प्लेनेट बोलते हैं। वो उसका मैं एक वीडियो बता दूंगा किस तरीके से देखते हैं, ब्रीफली बता देता हूँ। 64th नवांशा लॉर्ड होता है, आप D9 चार्ट ले लीजिए, उसमें चंद्रमा से चौथी राशि देख लीजिए। D9 में चंद्रमा से चौथी राशि जो होती है उसके स्वामी को 64th नवांशा लॉर्ड बोलते हैं। बस दैट्स ऑल। 62nd दृष्टिकोण लॉर्ड कौन होता है, आप D3 चार्ट ले लीजिए जिसे दृष्टिकोण चार्ट बोलते हैं, उसके 8वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी, ये आपका 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड हो जाता है। ऐसे ही 85th द्वादशांश लॉर्ड कौन होता है, अब D12 चार्ट, द्वादशांश चार्ट ले लीजिए, उसमें 8वें भाव के लॉर्ड को हम 85th द्वादशांश लॉर्ड बोलते हैं। यदि उस पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा है, चाहे वो योग कारक है जैसा भी है, वो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली देगा ही देगा। आपके योग कारक की दशा ही, और वही योग कारक सपोज मंगल योग कारक है उसकी आपकी दशा चल रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बड़ी शानदार अच्छी दशा जाएगी, आपके वो मेटेरियलिस्टिक उसमें आपको काफ़ी अच्छा करके दे देगा वो, मगर आपको पता चलेगा एट द एंड कि आपने एज ए हेल्थ बहुत सफ़र किया है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो जिस प्लेनेट की दशा जा रही है वो क्या सर्प दृष्टिकोण में तो नहीं है, या वो इनमें से किसी भाव में तो इनमें से किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर रहा है, इन्हें हम खर प्लेनेट बोलते हैं। तो जो भी खर प्लेनेट की दशाएं होती हैं वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली रेज करती हैं। तो ये मैंने ब्रीफ में कुछ दशाओं से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें बताई थी। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा ये चार्ट लिया हुआ है, तो उसमें हो सकता है आपको उतने क्लियर नहीं दिख रहे हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये 11 साइन की कुंडली है, आप बना सकते हो चाहो तो, आपके पास कॉपी पेन हो तो। 11 साइन की एक कुंडली है, इसकी लगन में मून बैठा हुआ है, तो 3rd हाउस में मार्स अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, 5th हाउस में सैटर्न एंड केतु बैठे हुए हैं, शनि और केतु 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और इसके बाद इसके 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है, और 12th हाउस में सन, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ पर वीनस की दशा सपोज नेटिव की चल रही है उसको एनालाइज करना है, तो मैं केवल यहाँ पे चेक पॉइंट बता रहा हूँ आपको किस तरीके से हमें देखना चाहिए दशा को ब्रीफली किसी भी कुंडली के अंदर। चेक दशा, वीनस की दशा को हम चेक कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखिए
ये वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया है, केवल मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करना है कि हम किस तरीके से देखेंगे। ये वीनस को मैंने देखा, इट इज 4th एंड 9th लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी है, 2 साइन है चौथे भाव में, और 9th हाउस के अंदर 7 साइन है। तो इट इज 4th एंड 9th लॉर्ड। तो योग कारक हो गया फॉर दिस कुंडली। इस कुंडली के लिए वीनस योग कारक हो गया, चौथे भाव का और 9वें भाव का स्वामी है। सो इन दिस वे ये इस कुंडली के लिए योग कारक हो गया। इट विल गिव रिजल्ट ऑफ, तो चौथे भाव के रिजल्ट देगा, 9वें भाव के रिजल्ट देगा, साथ ही साथ ये 12वें भाव में बैठा है तो 12वें भाव का रिजल्ट देगा। और ये 7वें भाव का कारक है, मैरिज का कारक है 7वें भाव का, तो उसके रिजल्ट देगा। तो ये 4 भावों के रिजल्ट देगा वीनस की दशा में। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि हमें चेक करना है किन किन भावों के वो रिजल्ट देगा, किन भावों के रिजल्ट देने की उसके पास जिम्मेवारी है। फर्दर सेकंड पॉइंट मैंने देखा, इट इज नॉट इन सर्प दृष्टिकोण। सर्प दृष्टिकोण कैसे पता चला मुझे? 10 साइन में सर्प दृष्टिकोण होता ही नहीं है। सर्प दृष्टिकोण होता है वोटरी साइन में, 4, 8 और 12 में। तो ये 10 साइन में, इसलिए सर्प दृष्टिकोण में नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मंदिर से वो बजने लगी हैं, चारों तरफ धार्मिक स्थल हैं, आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। 1 मिनट। तो मैंने जो स्टेप्स बताए थे उन्हीं को मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। कि सेकंड मैंने इसको देख लिया है, सर्प दृष्टिकोण में नहीं है। सर्प दृष्टिकोण में जब भी कोई प्लेनेट आप हमेशा आदत डालें 4, 8, 12 साइन के अंदर हो। शनि के लिए मैंने कुछ अलग भी सूत्र बता रखे हैं, तो मेरा एक वीडियो है वो आप देख सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो 4, 8, 12 साइन में जब भी प्लेनेट हो तो वो सर्प दृष्टिकोण में हो सकता है। आप चेक कर लें है या नहीं। यहाँ पर जुपिटर है आपका 10 साइन में, तो सर्प दृष्टिकोण में नहीं है। अब देखूंगा मैं ये किस भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। इट इज एस्पेक्टिंग 6th हाउस। तो जनरली एक प्लेनेट जिसकी दशा होती है, जिस भाव को एस्पेक्ट करता है उसके भी रिजल्ट देता है। वो पूरे रिजल्ट नहीं देगा मगर कुछ कुछ रिजल्ट उसके भी देता है। सो इट इज एस्पेक्टिंग 6th हाउस, सो इट कैन ऑल्सो गिव इट्स रिजल्ट। देखिए मैंने देख लिया कि छठे भाव के रिजल्ट भी इसकी दशा में मिल सकते हैं। फर्दर ये कंजक्टेड है पर सन, मरकरी और जुपिटर से। तो ये लिखा है मैंने, इट इज कंजक्टेड विद मरकरी, जुपिटर एंड सन, नॉट इन एक्सचेंज विद एनीवन। एक्सचेंज में किसी के साथ भी नहीं है वीनस, क्योंकि इसकी राशियों में कोई ग्रह है ही नहीं, इसलिए एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। कैन ऑल्सो गिव रिजल्ट रिलेटेड टू देयर भावा। अब ये किन के रिजल्ट दे सकता है? ये सन के भी रिजल्ट दे सकता है, मरकरी के भी रिजल्ट दे सकता है, और जुपिटर के भी रिजल्ट दे सकता है। तो इस कुंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गया शुक्र। शुक्र की जो महादशा आएगी उसमें आपकी सभी तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो हम देखते हैं ना एक पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा में क्या होता है। पर्सन की नौकरी भी लगती है, पढ़ाई भी पूरी होती है, मैरिज भी होती है, बच्चे भी होते हैं, मकान भी खरीद लेता है, और इस तरीके के सभी तरीके की चीजें एक ही दशा में उस पर्सन के साथ होती हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ये इट इज इन कंजंक्शन विद द मरकरी, जुपिटर, सन, नॉट इन एक्सचेंज विद एनीवन, कैन ऑल्सो गिव रिजल्ट रिलेटेड टू देयर भाव। एंड 4, नॉट एस्पेक्टेड बाई एनी प्लेनेट। ये इसको कोई भी प्लेनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है वीनस को। तो ये भी मैंने पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि किन किन के रिजल्ट दे सकता है पार्ट 1 में। तो यही बताया था मैंने दशा प्लेनेट को कैसे देखना है, कि उसके पास क्या जिम्मेवारी है, उन्हें हमने नोट किया। अब दूसरी हम इसमें देखेंगे कि रिजल्ट देगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ प्लेनेट कैसी है, इस प्लेनेट की इस कुंडली के अंदर कंडीशन कैसी है। तो सेकंड वन थिंग अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ प्लेनेट। तो फर्स्ट वन मैं देखूंगा इसकी डिग्री ऑफ लग्न। यहाँ पर हालांकि मैंने लिखी हुई नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि लग्न की डिग्री 8 है और इस शुक्र की डिग्री भी 8 है। लग्न की डिग्री यहाँ पर 8 है। अब मान लीजिए इस कुंडली में लग्न की डिग्री 8 है और शुक्र की डिग्री भी 8 है, तो भाव में मत के बहुत क्लोज है, तो स्ट्रॉन्ग हो गया है डिग्री वाइज। मतलब अपनी दशा के अंदर ये अपने भावों के बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इस प्लेनेट की डिग्री मैंने चेक करना बताया था नंबर 1 पॉइंट पर। नंबर 2, प्लेस्ड इन 12th हाउस।
बैड प्लेसमेंट, कोई भी प्लेनेट 6, 8, 12 में जाकर बैठता है तो उसका प्लेसमेंट खराब माना जाएगा। सो इट इज प्लेस्ड इन 12th हाउस, तो मैंने बैड प्लेसमेंट लिख दिया यहाँ पे क्लियर कट। थर्ड वन, कंजक्टेड विद मेलिफिक सन, सन मेलिफिक है उसके साथ कंजक्टेड है, फर्दर क्या लिख रहा हूं मैं, एंड फंक्शनल मेलिफिक जुपिटर, ये जुपिटर इस कुंडली के लिए 8th एंड 11th लॉर्ड है, फंक्शनल मेलिफिक है जुपिटर, उसके साथ कंजक्टेड है। फर्दर एंड विद द 5th एंड 8th लॉर्ड मरकरी, मरकरी 5th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। तो ओवरऑल जो इसका जो कंजंक्शन जिन प्लैनेट्स का है वो ओवरऑल इसको खराब ही कर रहे हैं। खराब कैसे कर रहे हैं मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर जिस जुपिटर के साथ ये कंजक्टेड है वो प्योरली मेलिफिक है। जुपिटर एक्चुअली सॉरी, जुपिटर इसमें 11th एंड 2nd लॉर्ड है, तो जुपिटर एज ए 11th लॉर्ड तो मेलिफिक हो ही गया, एज ए 2nd लॉर्ड भी यहाँ पर ये मेलिफिक ही हो जाएगा, हम कैलकुलेट करेंगे तो लॉर्डशिप मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा मैं मरकरी को देखता हूँ, तो मरकरी 5th लॉर्ड है नो डाउट, मगर ये 8th लॉर्ड हो गया। जब 5th लॉर्ड साथ में 8th लॉर्ड भी हो तो ओवरऑल मेलिफिक हो जाता है, क्योंकि 5th लॉर्ड की बेनिफिशियंस को +2 पॉइंट देते हैं और 8th लॉर्ड की मेलिफिशियंस को -6 पॉइंट देते हैं। तो 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड मिलकर मरकरी भी ओवरऑल मेलिफिक हो गया, और सन इस कुंडली के लिए 7th लॉर्ड है। तो जो यहाँ पर वीनस जिन 3 प्लेनेटों के साथ ये एसोसिएट हो रहा है, ओवरऑल ये मेलिफिक इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़ रहा है। तो हमने देख लिया कि इसका प्लेसमेंट भी खराब है और जो कंजंक्शन है वो भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस दे रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको, प्लेस्ड इन 12th हाउस, बैड प्लेसमेंट, कंजक्टेड विद मेलिफिक सन एंड फंक्शनल मेलिफिक जुपिटर एंड विद द 5th एंड 8th लॉर्ड मरकरी। फोर्थ, ये यहाँ पर सन के साथ बैठकर कंबस्ट भी हो गया, सो इट इज कंबस्टेड। सो इन पीड़ित अवस्था, जब प्लेनेट कंबस्टेड होता है तो मैंने अवस्था बताई थी प्रीवियस क्लास में, पीड़ित अवस्था में है। फर्दर 5th पॉइंट, अब देख रहा हूं कोई योग वगैरह तो नहीं बना रहा है, फॉर्मिंग केंद्र त्रिकोण राजयोग, कई सारे केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं, मल्टीपल। सूर्य केंद्र का लॉर्ड है, उसके साथ ये त्रिकोण का लॉर्ड होकर 9वें भाव का लॉर्ड होकर केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहा है। ये खुद केंद्र का लॉर्ड है, मरकरी त्रिकोण का लॉर्ड है, तो ये मरकरी के साथ भी केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहा है। तो ये सूर्य के साथ भी केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहा है, मरकरी के साथ भी केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहा है, तो मल्टीपल केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहा है। 6th वन, इट्स बिहेवियर मैचेस विद 12th हाउस। 12वें भाव के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं शुक्र के आपको पता होने चाहिए। शुक्र के आपके जो स्पेंड और जो भी हम ऐशो आराम करते हैं लोग, 12th हाउस उसको भी रिप्रेजेंट करता है, सभी तरीके के ऐशो आराम को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र का जब भी 12th हाउस में प्लेसमेंट होता है, आपने सुना होगा कि वो बहुत अच्छा होता है नेटिव के लिए। केवल 2 लग्नों में जो शनि की लग्न है उनके अलावा शुक्र 12th हाउस में अच्छा माना जाता है, इसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। शनि की लग्नों में बेटर नहीं माना जाता वो, बाकी सभी लग्नों में बेटर माना जाता है। एनीवे वो माना इसलिए जाता है कि उसके सिग्निफिकेशन उस भाव के सिग्निफिकेशन से मैच करते हैं। जब भी किसी प्लेनेट के सिग्निफिकेशन भाव के सिग्निफिकेशन से मैच करते हो तो वो एक्चुअली थोड़ा बढ़ चढ़ के उसके रिजल्ट देने की कोशिश करता है। फर्दर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं वो करना भूल गया हूँ, D9 चार्ट में एक्चुअली ये शुक्र एक्सोल्टेड है, D9 चार्ट में इट इज इन एक्सोल्टेड, और D1 चार्ट में ये फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है। 10 साइन शनि का है तो फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है। लॉस्ट इन प्लेनेटरी वॉर विद द मरकरी, मरकरी से बहुत क्लोज है, यहाँ पे 1 डिग्री के अंदर अंदर है, इसलिए मैंने इसको प्लेनेटरी वॉर में लूज माना। ओवरऑल कंडीशन इज नॉट गुड, सो इट विल नॉट बी एबल टू गिव रिजल्ट इन इट्स दशा। अब मैं बताता हूं, देखिए कितनी सारी चीजें लिखी, उनमें कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, अब हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, और यहां पर एस्ट्रोलॉजर का अपना दिमाग काम आएगा, कोई नियम नहीं बने हुए हैं। पहली बात देख लीजिए कि ये 12वें भाव में चला गया, वहां खराब हो गया 12वां भाव। फर्दर ये कंबस्ट हो गया और खराब हो गया, तो कंबस्ट भी हो गया, 12वें भाव में भी हो गया, 2 चीजें खराब होगी। तीसरा प्लेनेटरी वॉर में भी है और वहां लूज कर रहा है ये, तो प्लेनेटरी वॉर में लूज कर रहा है। ये 3 चीजें इसको पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए काफी हो गई। केवल ये कंबस्ट भी होता तो इसके अंदर ताकत नहीं थी किसी भी तरीके का रिजल्ट देने की। तो इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए मैक्सिमम जो चीजें हैं इसकी वो नेगेटिव है, भाव मत के क्लोज होते हुए भी, क्योंकि ये कंबस्ट है, पीड़ित अवस्था में है और प्लेनेटरी वॉर में लूज कर रहा है। इस पर नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, ये वो आपके द्विस्थान में जाकर बैठ गया है। तो इस पर्सन की कुंडली के अंदर योग कारक होकर भी यदि हम योग कारक के इसके रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उस तरीके की आप प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही गलत साबित होंगे।
ये एक्चुअली यहाँ पर 12वें भाव के रिजल्ट भी देने में कैपेबल नहीं होगा। जहां बैठा हुआ है वहां पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है डिवन चार्ट के अंदर। कंबस्ट भी हो गया है, साथ ही साथ ये आपका यहाँ पर जो ग्रह युद्ध जिसे हम बोलते हैं प्लेनेटरी वॉर, उसमें भी ये लूज हो चुका है। हालांकि फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है स्टिल हम इसको, और ये आपका राजयोग कारक है, मतलब ये आपका इसके लिए योग कारक प्लेनेट है। अब इसकी दशा आएगी, इसको मैं नेगेटिव बताऊंगा। नेगेटिव बताने के लिए मैंने सारी चीजों को नोट किया आपके सामने। सारी चीजों को नोट करके मैं असेस करूंगा इसमें कि कौन सी चीजें इसको पॉजिटिव पॉइंट दे रही हैं, वो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या नेगेटिव पॉइंट दे रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कंक्लूड करता हूं कि पहला तो कंबस्ट होने पे ऑटोमेटिकली कंबस्ट की रिकवरी नहीं होती है, ध्यान रखना। कोई प्लेनेट जब कंबस्ट हो जाता है तो उसकी रिकवरी कोई नहीं कर सकता। प्लेनेटरी वॉर में उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। नीच का है उसकी रिकवरी हो सकती है, शत्रु राशि में उसकी रिकवरी हो सकती है नवांश में जाकर। D1 में नीच का है, नवांश में उच्च का हो गया तो वो कुछ खराब रिजल्ट देगा, मगर बाद में वो अच्छे दे देगा। D1 में शत्रु राशि में है, नवांश में वो मित्र राशि में या उच्च की राशि में चला गया तो वो अच्छे रिजल्ट दे देगा, मगर कंबशन का कोई तोड़ नहीं है। इसी तरीके से प्लेनेटरी वॉर का कोई तोड़ नहीं है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि जब भी ग्रह कंबस्ट हो गया उसकी रिजल्ट देने की कैपेसिटी अपने आप में कमजोर हो गई, वो बहुत कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट ही पीड़ित हो गया, तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो 20 साल की शुक्र की दशा जाएगी वो इसको सभी तरीके की परेशानियां देगी बजाय योग कारक रिजल्ट देने के। वो 12th हाउस के रिजल्ट देगा, कमजोर वाले रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट देगा, अच्छे वाले रिजल्ट नहीं देगा, चौथे भाव के खराब रिजल्ट देगा। योग कारक प्लेनेट है, चौथे भाव में प्रॉपर्टी बिक जाएगी उसको मिलने की बजाय। इसी तरीके से आपके 9th हाउस के भी वो उसको नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये मानकर चलें जब आपका इंपॉर्टेंट प्लेनेट भी कमजोर हो जाता है तो वो आपको बेनिफिक रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, और जो नेगेटिव रिजल्ट जो होते हैं वो आपको प्रीडोमिनेटली मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे। इस तरीके से हम केवल ये देखकर यदि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये तो योग कारक प्लेनेट है, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही देगा, तो हम गलत फहमी में बैठे रह जाएंगे। नीच का योग कारक है तो उसके कई रीजन हो जाते हैं, वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है क्योंकि नीच भंग भी हो सकता है और वो आपका नवांश में जाकर बेटर हो सकता है। केवल प्लेसमेंट की वजह से खराब है तो चलो वो अच्छा प्लेनेट है तो उस भाव के तो अच्छे रिजल्ट देगा, मगर वो कंबस्ट हो गया, प्लेनेटरी वॉर में लूज हो गया, तब उसके अंदर किसी भी चीज के बेटर रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी समाप्त हो जाती है। वो केवल खराब खराब रिजल्ट देगा, तो आपका योग कारक प्लेनेट भी आपकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स क्रिएट करेगा। अब आ जाते हैं एनालाइज द ट्रांजिट। तो ट्रांजिट के एनालिसिस का ये मेरा लास्ट पॉइंट है आपकी इसकी कुंडली एनालिसिस की क्लास का। अभी जो मैं क्लास है इसमें आपने कहा है कि मैं 2-4 कुंडलियां लगाकर बताऊंगा, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, नो डाउट। मगर जो मेरा स्ट्रक्चर किया हुआ है कोर्स उसका ये लास्ट पॉइंट है। इनमें ये सभी टॉपिक्स पर मेरे अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे दशा पर बहुत सारे लोगों ने किया है तो वो 20 क्लासेस के राउंड का कोर्स मैंने कराया था। ट्रांजिट पे भी 6-7 क्लासेस का मैंने 7 या 8 क्लास का हमने कोर्स किया था। तो वो उन सभी टॉपिक्स पे सेपरेट वो है, आपको सबको पता होगा कि ये बड़े बड़े टॉपिक हैं। यहाँ पर केवल मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इसको आपको ये बताने का है कि हमें किन चीज़ों को किस तरीके से देखना है। तो मैंने एक चेक लिस्ट टाइप बनाई हुई है और आप उसे यूटिलाइज करेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। एनालाइज द ट्रांजिट कैसे देखते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ। मैं ट्रांजिट नहीं पढ़ाना सिखा रहा, ट्रांजिट आपको आता है, उसके बाद हम ट्रांजिट में क्या क्या देखेंगे। ये नहीं कि हम ट्रांजिट की पूरी बुक्स को लेकर बैठ जाएंगे, उसमें देखने लग जाएंगे ये तीसरे में गया अच्छा देगा, 5वें में गया अच्छा देगा। वो उतना आप करोगे तो वो आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाओगे और ना ही आप कुंडली को प्रॉपरली देख पाओगे। आपको मोटी मोटी बातें जैसे मैंने दशा में बताई, ऐसे ही मोटी मोटी बातें जो ट्रांजिट में आपको देखनी चाहिए हर कुंडली में। आपको डबल ट्रांजिट देखना है, तो डबल ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांजिट में जो बाकी प्लेनेट का जो रोल होता है, मगर शनि और गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनि और गुरु का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी भी भाव को, भावेश को, लग्न को और लग्नेश को शनि और जुपिटर इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो उन दोनों के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो उनसे रिलेटेड रिजल्ट निकाल देंगे। अब निकाल क्यों देंगे, देखिए शनि को क्यों लिया हमने, इंपॉर्टेंट क्यों लिया, क्योंकि शनि एक भाव को 2.5 साल तक इन्फ्लुएंस करेगा। अब 2.5 साल में घूम फिर के उस भाव से रिलेटेड दशा भी आई जाएगी। एडी नहीं आएगी तो पीडी आ जाएगी। तो नॉर्मली पीडी तो 2.5 साल में हर एक प्लेनेट की भाव की या उसकी प्लेनेट की आ जाएगी। तो शनि ने किसी भी भाव को इन्फ्लुएंस कर दिया तो आप समझ लीजिए कि उस भाव से रिलेटेड इवेंट होने की
पूरी संभावना बन जाएगी। ऐसे ही जुपिटर भी 1 साल तक इन्फ्लुएंस करता है। इन्हें हम आपका सोलर सिस्टम का धर्माधिपति और कर्माधिपति बोलते हैं। जुपिटर शनि को सजाएं देने का अधिकार दे रखा है, आपके कर्मों के फल देने का अधिकार दे रखा है, और जुपिटर को आपको पुचकारने का अधिकार दे रखा है। आपने जो हमने कुकर्म जो किए हुए हैं उन्हें थोड़ा सा माफ करने का अधिकार दिया हुआ है। किसने चलो एक कुकर्म करके आया है मगर थोड़ा इसको रिलीफ दे देते हैं लाइफ में, उसके लिए जुपिटर को बना रखा है। और शनि को बना रखा है कि खींच के मारो इसको, इसने जो भी काम किया है। तो दोनों का जब इन्फ्लुएंस होता है तो वो इवेंट आपके घटित हो जाते हैं। शनि और जुपिटर दोनों किसी भी भाव को प्रभावित करें, उसको हम डबल ट्रांजिट बोलते हैं। डबल ट्रांजिट का क्या कंसेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डबल ट्रांजिट में जनरली हम क्या करते हैं कि आपको मैरिज देखनी है, मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम देखते हैं कि 7वें भाव या 7th लॉर्ड को जुपिटर और सैटर्न ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस करें। इन्फ्लुएंस का मतलब या तो वो वहां पर बैठ जाए या उन्हें एस्पेक्ट कर लें। जुपिटर की 3 दृष्टि होती है। एक जुपिटर जिस जगह पे होता है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, फिर 5, 7, 9 भावों को वहां से इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक साथ वो 4 भावों को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे ही सैटर्न की भी 3 दृष्टि होती है, 3, 7 एंड 10। तो सैटर्न भी 4 भावों को जहां पर भी जाकर बैठता है वो उनको एट ए टाइम इन्फ्लुएंस करता है। अब ये दोनों मिलके किसी भी भाव को और उसके लॉर्ड को, मतलब इनमें से एक भाव को इन्फ्लुएंस कर दे, दूसरे उस भाव के लॉर्ड को कर दे तभी भी चल जाएगा। दोनों किसी भाव को कर दें तभी भी चल जाएगा। दोनों किसी भाव के लॉर्ड को कर दें तभी भी चल जाएगा। ये डबल ट्रांजिट की एक कंडीशन है। मगर मैं जो दूसरी कंडीशन बताऊंगा वो एडिशनल है। आपकी लाइफ का कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी इवेंट, यदि आपके लग्न और लग्न लॉर्ड को ये दोनों डबल ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस करते हैं, उस भाव को भी छोड़ दो, भाव को कर रहे हैं तब तो हो ही जाएगा, मगर लग्न और लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं जुपिटर एंड सैटर्न। आप किसी की मैरिज देखना चाह रहे हो, आपके सप्तमेश या सप्तम भाव को जुपिटर और सैटर्न ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो लग्न और लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर दें तभी भी उस पर्सन की मैरिज हो जाएगी पक्का। तो इसमें आपको ये करना है कि जब भी भाव और भावेश के साथ साथ लग्न और लग्नेश को भी ऐड कर लीजिए। तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, सैटर्न एंड जुपिटर मस्ट इन्फ्लुएंस द कंसर्न्ड भावा ऑब्लिक भावेश ऑब्लिक लग्न ऑब्लिक लग्नेश ईदर बाई प्लेसमेंट और बाई एस्पेक्ट। या तो वो वहां जाकर बैठ जाए या उनको एस्पेक्ट कर लें, मगर दोनों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। किस तरीके से करना पड़ेगा वो भी बता देता हूं कि एक ने भाव को इन्फ्लुएंस कर दिया और दूसरे ने लग्नेश को कर दिया, कंडीशन फुलफिल हो गई। एक ने भाव को कर दिया, दूसरे ने लग्न को कर दिया, तभी भी फुलफिल हो गई। एक ने भाव को किया, एक ने भावेश को किया और दूसरे ने लग्नेश को किया, तभी भी फुलफिल हो गई। ये 4 चीजें हैं। इन चारों में से किसी एक को शनि कर दे, दूसरे को जुपिटर कर दे, दोनों ही शनि और जुपिटर किसी भी एक को कर दें, अलग अलग को कर दें, इन चारों में से ईदर और है। इसलिए अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा किसी का भी, मैं पहले क्लैरिफाई कर रहा हूं इसको कि जी इसको कर लिया उसको कर लिया, मैं चारों कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं। आप शनि इन चारों में से किसी भी एक को कर दे, भाव भावेश लग्न लग्नेश, और जुपिटर उसके अलावा भी किसी को कर दे, इन चारों में से जुपिटर किसी को भी कर दे, तभी भी आपका डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और उस भाव से रिलेटेड इवेंट के रिजल्ट मिल जाएंगे। और लग्न और लग्नेश के केस में आपकी कुंडली के सभी रिजल्ट मिल सकते हैं। किसी की संतान प्राप्ति हो सकती है डबल ट्रांजिट में यदि लग्न लग्नेश इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी की मैरिज हो सकती है, किसी की नौकरी लग सकती है, लाइफ के सभी इवेंट हो सकते हैं, बिकॉज आप लग्न हो और आपके सभी इवेंट कराने की जिम्मेवारी लग्न की है। जो दूसरे भाव हैं वो उसके सहायक भाव हैं। लग्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ का जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारी घटित होती हैं, जो भाव है वो उसमें घटित करने में आपकी हेल्प करते हैं, मगर हम खुद चाहेंगे लग्न कोई भी काम को करने में कैपेबल होती है। तो लग्न को डबल ट्रांजिट में ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये हम सब हर केस में देखें और आप में से ज्यादातर लोग इसे देखते भी होंगे। थर्ड पॉइंट, हाउस लॉर्ड ऑफ कंसर्न हाउस। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरिज देखनी है तो 7th लॉर्ड इंपॉर्टेंट है, संतान देखनी है तो 5th लॉर्ड इंपॉर्टेंट है, नौकरी देखनी है तो 10th 11th या 6th लॉर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौकरी के तीनों ही भाव हैं। छठा भाव भी कहीं कहीं काम करता है, उसमें 10th भी काम करता है और 11th भी काम करता है नौकरी के केस में। आपने लॉन्ग ट्रेवल करना है, कहीं जाना है, अब्रॉड जाना है, तो 12th लॉर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। तो हाउस लॉर्ड ऑफ कंसर्न हाउस इन ट्रांजिट शुड बी ट्रांजिटिंग नियर और ऑन द हाउस और इन्फ्लुएंस द हाउस और हाउस लॉर्ड। मतलब जो ट्रांजिट वाला हाउस लॉर्ड है
आप सपोज देखना चाहते हो 7th हाउस से रिलेटेड इवेंट, ये कुंडली है, इसमें 7th हाउस से रिलेटेड इवेंट देखना चाहते हो, संतान से रिलेटेड इवेंट देखना चाहते हो कि इसकी संतान कब होगी, तो हम ट्रांजिट में देखेंगे। जो 5वें भाव का लॉर्ड है यहाँ पर मरकरी बनता है, तो मरकरी या तो यहाँ पर 5th हाउस के ऊपर ट्रांजिट करे या उसके आसपास होना चाहिए। आसपास का मतलब 4th में है तो भी काम चल जाएगा, और उससे अगले में आसपास है, बिल्कुल थोड़ी बहुत डिग्री पीछे या आगे निकल गया है, या उसके लॉर्ड 5th हाउस के लॉर्ड मतलब नेटल सेम प्लेनेट पर मरकरी पर ट्रांजिट कर रहा है, उसके आसपास ट्रांजिट कर रहा है, तभी भी इवेंट के होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। जैसे इस पर्टिकुलर नेटिव के केस में इसका 7th लॉर्ड एक्चुअली सन है, तो सन या तो 7th हाउस के ऊपर ट्रांजिट कर जाए या नेटल सन के ऊपर ट्रांजिट कर जाए, उसके आसपास भी होगा, तभी भी वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी, ऐसा हम मानकर चलेंगे। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 4, हाउस लॉर्ड इन ट्रांजिट। उस भाव का लॉर्ड, फिर से ये भी हाउस लॉर्ड था, हाउस लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंसिंग लग्न और लग्न लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंसिंग हाउस और हाउस लॉर्ड। अब देखिए ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया। आपको संतान देखनी है तो ध्यान से समझिए, दो चीजों का रोल मैंने यहां पर ऐड किया है, एक तो 5वां भाव और एक लग्न। आपको सपोज मैरिज देखनी है तो 7वां भाव और लग्न। आपको प्लेनेट कौन कौन से देखने हैं मैरिज देखने के लिए? 7th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड। अब कॉम्बिनेशन क्या है? 7th लॉर्ड देख लिया आपने एंड लग्न लॉर्ड देख लिया। कॉम्बिनेशन क्या लिखा है मैंने? हाउस लॉर्ड इन ट्रांजिट, मतलब 7th लॉर्ड इन्फ्लुएंसिंग लग्न और लग्न लॉर्ड। ये नेटल लग्न और लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे, नेटल लग्न और लग्न लॉर्ड को आपका 7th लॉर्ड इन्फ्लुएंस करे। ये और साथ ही साथ जो लग्न लॉर्ड है वो आपके नेटल 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। मैं एग्जांपल से बताता हूं। यहां पर देखिए ये कुंडली है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। सपोज मुझे इस पर्सन की मैरिज देखनी है तो मैं कौन से दो ट्रांजिट देखूंगा? तो मैं देख लिया इसका 7 हाउस के अंदर 10 साइन है, तो इसका 7th लॉर्ड सैटर्न हो गया, और लग्न के अंदर 4 साइन है, तो इसका लग्न लॉर्ड आपका मून हो गया। तो जब मैरिज होगी उस समय पर इसका सैटर्न जो है वो लग्न मतलब पहले भाव को या उसके स्वामी को, लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा, इसका जो 7th लग्न लॉर्ड है मून, वो 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करे, या 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है उसे इन्फ्लुएंस करे। यदि वो इसे इन्फ्लुएंस करेगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्सन की मैरिज हो सकती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सपोज मुझे इसकी चाइल्ड बर्थ देखनी है, इस पर्सन की चाइल्ड बर्थ कब होगी, तो मैं किस किस को पिक करूंगा? एक तो मैं लग्न लॉर्ड को पिक करूंगा, वो मून हो गया, और एक 5th लॉर्ड को पिक करूंगा, वो मार्स हो गया। मार्स ने क्या करना है? मार्स या तो लग्न के ऊपर ट्रांजिट करे या लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करे, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा, जो लग्न लॉर्ड आपका मून है वो या तो 5th हाउस पर ट्रांजिट करे या 5th लॉर्ड पर ट्रांजिट करे। क्रॉस चेक करना है आपको, भाव का लॉर्ड लग्न या लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे, और लग्न लॉर्ड आपके भाव या भाव के लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। ये एक कंडीशन आपको मिलेगी ट्रांजिट के अंदर जब भी कोई इवेंट होगा। तो यहां पर मैंने लिखा था, उसको मैं फिर से एक बार यहां पर पढ़ के रिपीट कर देता हूं। हाउस लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंसिंग लग्न और लग्न लॉर्ड, एंड लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंसिंग हाउस और हाउस लॉर्ड। हाउस लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंसिंग लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट, ये भी हो सकता है। अब वो और किसी को नहीं कर रहे तो दोनों ट्रांजिट में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि आपका 7th लॉर्ड इन ट्रांजिट लग्न लॉर्ड ट्रांजिट वाले को इन्फ्लुएंस करे, तभी भी इवेंट हो जाएगा। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन यहां पर मैंने बताया डबल ट्रांजिट के बाद क्या कॉम्बिनेशन बताया, जब मैं 7th हाउस को पिक कर रहा हूं समझाने के लिए, सप्तमेश और लग्नेश को पकड़ लीजिए आप। तो सप्तमेश ने क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? वो या तो 7वें हाउस के आसपास ट्रांजिट कर रहा होगा या 7th लॉर्ड के आसपास कर रहा होगा, एक कंडीशन। दूसरी, सप्तमेश लग्न या लग्नेश को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, नेटल को, कुंडली वाले को। और इसी तरीके से लग्नेश जो कुंडली का लग्नेश है वो 7th हाउस ट्रांजिट वाला लग्नेश है, वो 7th हाउस या 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड जो आपकी नेटल कुंडली में है। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको क्या करना है? सपोज मैरिज देखनी है, डबल ट्रांजिट को अलग कर दिया है, वो आपको देखना है हमेशा। और क्या देखना है? मैरिज देखनी है तो 7वां भाव ले लीजिए। अब 7वां भाव का जो सप्तमेश जो आया, ट्रांजिट वाला सप्तमेश लेना है आपको, ट्रांजिट वाला सप्तमेश, वो आपके नेटल 7th हाउस, कुंडली के 7वें भाव, और कुंडली के या
कुंडली के 7वें भाव के स्वामी के आसपास ट्रांजिट कर रहा हो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसको अब अलग कर दें। दूसरी कंडीशन, आप अब इसी सप्तमेश को, ट्रांजिट वाले सप्तमेश को देखिए, ये कुंडली की लग्न है, नेटल लग्न होगी और कुंडली के नेटल लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, आप कुंडली का जो भी लग्नेश है उसको ट्रांजिट वाले लग्नेश को लोगे, ट्रांजिट वाला लग्नेश उस कुंडली के नेटल 7th हाउस या 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे, ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन, वो ट्रांजिट वाला लग्नेश और ट्रांजिट वाला भावेश मतलब सप्तमेश दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें तभी भी इवेंट हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन है इवेंट होने की। इस कंडीशन के अंदर हम लग्न और उस कंसर्न हाउस के लॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इनमें से एक आपका ट्रांजिट वाला होगा और दूसरा आपका नेटल होगा। ऐसे ध्यान रखना है कि अब लग्नेश ट्रांजिट वाला ले रहे हो तो 7th हाउस और नेटल 7th लॉर्ड हो गए। इसी तरीके से आपका 7th लॉर्ड ट्रांजिट वाला ले रहे हो तो लग्न और लग्नेश नेटल कुंडली वाला होगा। और मगर इसमें मैं एंड में ये भी बता रहा हूं कि आप उस 7th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड यदि ट्रांजिट में भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तभी भी ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक नौकरी लगने का ये बिल्कुल प्रॉपर सूत्र है और ये बिल्कुल सटीक सूत्र है ट्रांजिट के बेस पर। फॉर एनी काइंड ऑफ अर्निंग, अर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, नौकरी का मतलब जॉब जाना जरूरी है। आपको अर्निंग चाहे बुआ जी पैसे देके गई हो वो भी अर्निंग है, तो उस एज के बच्चे के लिए वो अर्निंग होगी, या आपने कहीं कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली वो भी अर्निंग है, या अभी हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं पहली बारी में हमें किसी से भेंट दक्षिणा मिल गई तो वो भी हमारी अर्निंग की शुरुआत हो गई, तो वो अर्निंग है। किसी भी तरह की अर्निंग आपको ही है। अब वो हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए कुछ समय के बाद। परमानेंट प्रोफेशन और अर्निंग में ये डिफरेंस होता है। प्रोफेशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चलता रहे, और अर्निंग ये होती है कि आपको बीच बीच में भी हो सकती है और कभी शुरुआत हो सकती है और कभी बंद हो सकती है अर्निंग। जैसे हम जो फार्मर्स होते हैं तो अर्निंग एक ही पर्टिकुलर टाइम पर होगी, फसल उगाएंगे, इसके बाद जब बिकेगी तब अर्निंग होगी, इसके बाद उनकी कोई अर्निंग नहीं रहती काफी समय तक। तो उन केसेस में हमें कैसे देखना है, नौकरी का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको समझाने के लिए। 4 चीजें पकड़ लीजिए अर्निंग के लिए। अभी जो मैंने ऊपर बताया है आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम कंसेप्ट, मगर इससे आप एक चीज सीख के जाओगे। आपको किसी की फर्स्ट सैलरी देखनी है तो इस कॉम्बिनेशन को लगाना, और ये मैं हर एक केस में लगाता हूं और ये मैक्सिमम केसेस में बिल्कुल सटीक है। आप पकड़ लीजिए 11th हाउस, 11th लॉर्ड, लग्न और लग्न लॉर्ड, इन 4 चीजों को नोट कर लीजिए, क्योंकि अर्निंग के लिए 11th हाउस है। तो मैंने ऊपर यही बताया था आपको कि उस हाउस को ले लीजिए, उस हाउस के लॉर्ड को, और लग्न लॉर्ड को। अब क्या क्या करना है देखिए, 11th लॉर्ड जो है आपका इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस लग्न और लग्न लॉर्ड क्लोज इन डिग्री, मतलब 11th लॉर्ड की जो डिग्रीज हैं वो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो लग्न के क्लोज होनी चाहिए, और लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसके क्लोज होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब 11th लॉर्ड को देख लिया था, अब हम देखेंगे लग्न लॉर्ड को। लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस 11th लॉर्ड और 11th हाउस क्लोज इन डिग्री, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। ये ऊपर वाले कॉम्बिनेशन आ गए बिल्कुल जो मैंने बताए थे आपको। थर्ड वन, लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट क्लोज इन डिग्रीज। पहली 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तभी भी उसका जॉब लग जाएगा, और थर्ड कंडीशन अकेली फुलफिल होकर भी जॉब लगवा देगी। पहली 2 कंडीशन तो दोनों होनी चाहिए फुलफिल। 11th लॉर्ड इन्फ्लुएंस करना चाहिए लग्न और लग्न लॉर्ड को, ऐसे ही आपका लग्न लॉर्ड इन्फ्लुएंस करना चाहिए 11th हाउस या 11th लॉर्ड को। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसका जॉब लगेगा, अर्निंग होगी पक्का। अब जिस भी तरीके से अर्निंग होगी जरूरी है। आप लगा के देख लेना आपकी फर्स्ट अर्निंग जब हुई थी, याद ही नहीं होगी कब अर्निंग हुई थी, मगर याद हो तो अब लगा के देख लेना है। फर्दर, लग्न लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट यदि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर जाए तभी भी आपकी फर्स्ट अर्निंग हो सकती है। अब आता है ट्रांजिट सेंसिटिव एरिया। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ट्रांजिट लगाते हैं तो हम केवल ट्रांजिट लगाते हैं, इस चीज को नहीं देखते कि लाइफ के अंदर इवेंट कब ट्रिगर होगा। केवल ट्रांजिट से इवेंट ट्रिगर नहीं होता। ट्रांजिट का मतलब जैसे आपने कहा कि आप देखते हो कि राशिफल, इस बार मैं भी एक वीडियो लाने वाला हूँ राशिफल का 2025 का। काफी लोग कह रहे हैं तो मैं कि चलो मैं भी बना देता हूँ, बाकी मैं इन चीजों के फेवर में ज्यादा नहीं होता।
फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बेस पे बनाऊंगा। राशिफल का क्या है कि कैसे देखा जाता है, वो बता देते हैं कि जुपिटर 3 साइन में आएगा तो वो सबकी जिंदगी बदल जाएगी भाई, 5-6 राशियों की केवल 3 साइन में आने से। वैसा कुछ होता नहीं है। आपके यदि 7th हाउस को जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहा है, इवेंट घट नहीं जाएगा उसी दिन। इवेंट तभी घटेगा जब वो जुपिटर एक पर्टिकुलर डिग्री पर जाएगा, उससे पहले घटने वाला नहीं है। थोड़ा उसके आसपास 5-6 डिग्री आगे पीछे होगा तब घट सकता है वो, तब से शुरू होगा। 6 डिग्री के पीछे तक जब आया तब शुरू होगा, 6 डिग्री आगे होने तक कभी भी घटित हो सकता है। उसके बियॉन्ड वो आपके पूरे भाव को यदि प्रभावित भी कर रहा है या वहां पर आकर बैठ गया तभी भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। तो ट्रांजिट में ट्रांजिट सेंसिटिव एरिया पे बड़ा फोकस करें। क्या है देखिए, मैंने पीछे भी क्लोज इन डिग्री वर्ड लिखा था, आपने देखा होगा। यहाँ पर मैंने बार बार बोला था कि यहाँ पर लिखा था 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस लग्न और लग लॉर्ड क्लोज इन डिग्री। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डिग्री क्लोज होने से वो क्या होता है कि आपका जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर होती है। जो ट्रांजिट वाला प्लेनेट है वो अपनी एनर्जीज उस पर्टिकुलर भाव या प्लेनेट को देता है और उस प्लेनेट को एनर्जी मिलती है जिससे वो ट्रिगर होता है, वो भाव ट्रिगर होता है उस काम को करने के लिए। तो ट्रांजिट वाले का काम ऐसा ही है, वो कान में आके कहेगा कर दे तो काम होगा। अब कान में आके कहने का मतलब है कान तक पहुंचे, ये नहीं कि वो आपके घर के अंदर एंटर हुआ, बैल बजाई, इसका मतलब वो राशि में एंटर हो चुका है जिसमें वो भाव है उसमें एंटर हो गया। अब बैल बजते ही वहां से आवाज देगा तो कहेगा नहीं, वो चुपके से आप तक पहुंचेगा और जब आपके कान में कहेगा कि ये काम अब आप कर दीजिए तब वो काम होगा, ऐसे मानकर चले। तो जब भी एक प्लेनेट एक भाव में जाकर घुसता है तो हम तभी से मान लेते हैं कि अब ये इवेंट हो जाएगा। प्रैक्टिकली हमें तभी से नहीं मानना चाहिए, हमें देखना चाहिए या तो वो भाव मध्य पे जाकर पहुंचेगा या वहां पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है जिसने काम करना है उस प्लेनेट के क्लोज जाएगा डिग्रीज में, तभी वो उसको आदेश देगा या उसको एनर्जी देगा या उससे रिक्वेस्ट करेगा, जैसा भी दोनों में रिश्ता होगा, और तब वो इवेंट होगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट्स। अब वो ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, ट्रांजिट में कब इवेंट होगा? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट पोटेंट एरिया ऑफ हाउस ऑफ ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट इज भाव मध्य ऑफ द भाव which is roughly equal to longitude of Lagna. If Lagna degree are 25, then Bhav Madh of each Bhav is 25 degree. अब मैं रूल बता देता हूं, ये आपकी कुंडली में लग्न की डिग्री 20 डिग्री है। आपकी कुंडली की ट्रांजिट का कोई भी प्लेनेट, ध्यान से सुनना इसको, 20 डिग्री पर आ गया, वो आपकी कुंडली के सभी 12 के 12 भावों को एक्टिवेट कर देगा। जो भी लग्न की डिग्री के क्लोज आ जाएगा प्लेनेट, असेंडेंट की डिग्री भाव मध्य पर जब आएगा वो सभी भावों के भाव मध्य को इन्फ्लुएंस करेगा और आपके सारे के सारे भाव ट्रिगर हो जाएंगे। मैक्सिमम ट्रिगर वो भाव होंगे जिनको वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, मगर सभी के सभी भावों को आप ट्रिगर मानिए। तो जब भी किसी की लाइफ में कोई सडन इवेंट्स होते हैं, डेथ, एक्सीडेंट वगैरह, आप नोट कर लेना, जो मेजर प्लेनेट है शनि और सैटर्न उस पर्टिकुलर पर्सन की लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज आ चुके होंगे। और जब भी और भाव में किसी में भी हो, वो लग्न को प्रभावित कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लग्न को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तभी भी वो सडन इवेंट्स को आपके ट्रिगर करते हैं। सडन इवेंट देखने का ट्रांजिट के अलावा और कोई तरीका नहीं होता। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि कोई भी प्लेनेट जब भी ट्रांजिट में चलकर, अब जैसे शनि इस समय पर शायद 22-23 जितने भी डिग्री पर है, तो जिन लोगों का भी असेंडेंट 23 डिग्री है उनकी लाइफ के अंदर कोई भी इवेंट घटित हो सकता है। 23 डिग्री है तो सैटर्न का मेनली रोल होता है खराब इवेंट्स के केस में, जुपिटर का रोल होता है बेटर इवेंट्स के केस में। कि जुपिटर की जो भी डिग्री है, यदि आपकी लग्न की डिग्री उतनी है तो आपकी लाइफ के अंदर सारे के सारे 12 भावों से रिलेटेड कोई भी इवेंट उस टाइम पर घटित हो सकता है, ऐसा मानकर चलेंगे। तो मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है जैसे आपकी कुंडली में 25 डिग्री द भाव मध्य। भाव मध्य मतलब लग्न की डिग्री। इसलिए बगैर डिग्री के जो लोग अपना कुंडली एनालिसिस करते हैं वो अपना में बहुत बड़ी गलती करते हैं। डिग्री को सबसे पहले पकड़िए। तो 25 डिग्री पर आपकी लग्न है, तो 25 डिग्री पर कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट में आ गया, कोई भी, वो आपकी कुंडली के किसी भी इवेंट को ट्रिगर कर सकता है। वो मोस्ट सेंसिटिव एरिया है आपकी कुंडली का। आप जैसे कहते हैं ना, बुलेट आप हिट कर दीजिए सर पर किसी के, तो वो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। यदि आपने सर के बीच में हिट कर दिया, वो सर का बीच है,
मतलब आपके हेड का सेंटर पॉइंट है, वो त्रिनेत्र है, उस पर बुलेट हिट कर देता है वो पर्टिकुलर प्लेनेट, जब वो भाव मत की डिग्री के क्लोज आता है, तो आपकी पूरी बॉडी को एक तरीके से, आपकी पूरी लग्न कुंडली को एनर्जाइज कर देता है। उस कुंडली के से रिलेटेड जिन भावों की दशाएं होंगी उनके इवेंट ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। ये आप मानकर चल लीजिए, ऑटोमेटिकली इवेंट होने लग जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, द मोस्ट पोटेंट एरिया ऑफ हाउस और ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट इज भाव मध्य of that bhav, which is roughly equal to longitude of lagna. If lagna degree are 25, then bhav madhya of each bhav is 20. Second point, second most transit sensitive area is natal longitude of planet. आपकी कुंडली के अंदर वो प्लेनेट जितनी भी डिग्री पर है, सपोज शनि आपकी कुंडली में 12 डिग्री पर है और आपका ट्रांजिट वाला शनि 12 डिग्री पर कहीं भी आ गया, ट्रांजिट वाला शनि, हम देखें मैं दूसरा रूल बता रहा हूं जैसे कोई यूज करता नहीं है इन दोनों को ही। ट्रांजिट वाला शनि यदि 12 डिग्री पर आ गया तो शनि को वो ट्रिगर कर देगा। अब शनि के जो भी भाव हैं आपकी कुंडली में उनके रिजल्ट मिल जाएंगे, चाहे वो शनि को देखे ना देखे। मैं केवल डिग्री भर की बात कर रहा हूं। किसी भी प्लेनेट की मोस्ट सेंसिटिव जो पोजीशन होती है ट्रांजिट में, वो उसकी नेटल डिग्रीज होती हैं। आपकी कुंडली के अंदर मार्स है, सपोज वो 18 डिग्री पर है, ट्रांजिट वाला मार्स जिस दिन भी 18 डिग्री पर आएगा आपकी कुंडली का मार्स ट्रिगर हो गया। अब मार्स ट्रिगर हो गया तो मार्स ने जिन जिन भावों के रिजल्ट देने हैं, यदि उनमें से किसी की भी दशा चल रही है तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप लगाते रह जाओगे कि ये मिल कैसे गए, ट्रांजिट की कोई कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही है, ना तो ये देख रहा है ना कुछ कर रहा है। तो वहां पर ये जब आप ऐसी सिचुएशन जब भी देखो तो आप देख लेना वहां पर कोई न कोई प्लेनेट अपनी ही डिग्री पर, नेटल डिग्री पर आ जाएगा। और इतने मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कई एग्जांपल बताए थे, जो ट्रांजिट पढ़ाया था उसमें मैंने बताए थे कि जो सडन इवेंट ट्रिगर होते हैं वो इसी तरीके से लाइफ में होते हैं कि आपका कोई भी प्लेनेट अपनी नेटल डिग्री के क्लोज आएगा तो उस प्लेनेट से रिलेटेड भावों के रिजल्ट दे देगा यदि उनमें से किसी की कोई दशा चल रही है। अब दशा है सडन इवेंट में तो सूक्ष्म दशा भी हो सकती है और प्राण दशा भी हो सकती है, इसलिए दशा आपको पता भी नहीं चलेगी और इवेंट आपका घटित हो जाएगा। क्योंकि इवेंट जो सडन इवेंट होते हैं वो तो प्राण दशा में भी हो सकता है, वो आपका सूक्ष्म दशा में भी हो सकता है। हम जनरली देखते हैं पीढ़ी तक। तो सडन इवेंट के लिए ये एक सेकंड कंडीशन है। फर्दर ये कह रहा है सेकंड मोस्ट ट्रांजिटिव सेंसिटिव एरिया इज नेटल लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट। एक्टिवेशन ऑफ दिस एरिया टेक्स प्लेस व्हेन a planet in transit arrive at the natal longitude of planet. These areas are also activated by Parashar aspect of planets in transit. Third one, the intensity of activation is in direct proportion to longitude closeness of two with the transiting planet and sensitive area. The closeness is complete and fully effective if they are in same नवांशा। मतलब वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जब होगा जब वो सेम नवांशा का, मतलब दो प्लेनेट के बीच में 3 डिग्री 20 मिनट्स के बीच का गैप है आपके नेटल और ट्रांजिट प्लेनेट के बीच में, तो वो उस प्लेनेट को पूरी तरीके से एक्टिव कर देता है। एट द सेम डिग्री पे आ गया तब तो वो 100% एक्टिव हो ही गया, मगर वो 3 डिग्री 20 मिनट्स उससे आगे या पीछे है तो उसको हम एक्टिवेशन मानकर चलेंगे। अब चेक लिस्ट फॉर द ट्रांजिट, क्या क्या देखना है हमें कुंडली के अंदर। First one, pick up concerned house and house lord. At least 2 to 3 houses must be picked up for each event. आपको ट्रांजिट के बेस पर कोई इवेंट देखना है तो हम क्या करेंगे, कंसर्न हाउस और हाउस लॉर्ड को पिक करेंगे। हाउस मींस आपको सपोज मैरिज देखनी है तो मैरिज के लिए आप कम से कम 2 या 3 हाउस पिक करोगे मैरिज के इवेंट के लिए, क्योंकि मैरिज हम जनरली 7वें भाव से देखते हैं मगर उसमें दूसरे भाव का भी रोल होता है, 11वें भाव का भी रोल होता है। ऐसी संतान आपने देखनी है तो संतान में 5वें भाव का भी रोल होता है, दूसरे भाव का भी रोल होता है और 9th हाउस का भी रोल होता है, ऐसा माना जाता है। सेकंड हाउस इज द फैमिली, 5th हाउस आपका चाइल्ड बर्थ होती है और 9th भावत भावन से दूसरा अल्टरनेट हाउस होता है। तो आप 2 या 3 हाउसेस कम से कम पिक करेंगे। PAC relationship in transit. Now we need to establish PAC relationship of transiting planet with the house lords picked up above. These planets are. अब देखिए PAC का मतलब वही हो गया जो ट्रांजिट प्लेनेट है जो अपने भाव या भावेश लिए हैं उनसे एक लिंक बनाना चाहिए। अब कौन कौन से प्लेनेट्स लोगे आप ट्रांजिट में जिनका लिंक आप यहाँ पर देखोगे, आप देखोगे MD, AD एंड PD लॉर्ड्स, तीनों दशाओं के लॉर्ड को नोट कर लोगे। आपने महादशा लॉर्ड नोट कर लेना है, अंतरदशा लॉर्ड नोट कर लेना है, प्रत्यांतर दशा लॉर्ड नोट कर लेना है। उनका हम ट्रांजिट देखेंगे कैसे, मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा अभी आपको।
आपने महादशा लॉर्ड नोट कर लेना है, अंतरदशा लॉर्ड नोट कर लेना है, और प्राण दशा लॉर्ड नोट कर लेना है कि उस समय पर किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है। साथ में आपको लग्न लॉर्ड नोट कर लेना है, अभी मैंने बताया था लग्न लॉर्ड इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट करना है। आपने लॉर्ड ऑफ कंसर्न हाउस नोट कर लेना है, कौन है, वो भी अभी मैंने बताया था। यहाँ पर हम नेचुरल कारक ऑफ इवेंट भी नोट करेंगे, वो भी इवेंट देता है। तो ये चार चीजें आपको नोट करनी है कि उस समय पर दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, प्रत्यांतर दशा किसकी चलती है। नंबर 1, आपको लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट भी देखना होता है, मैंने बताया है पीछे आपको। हाउस लॉर्ड का ट्रांजिट भी देखना है, उसे भी नोट कर लेना है। और नेचुरल कारक ऑफ इवेंट, मैरिज के लिए शुक्र, संतान के लिए जुपिटर, और इसी तरीके से किसी भी इवेंट से नेचुरल कारक आप देख सकते हो। प्रोफेशन के लिए आप देख सकते हो किस तरीके का प्रोफेशन आप देख रहे हो, तो वहां पे मल्टीपल कारक हो जाते हैं, तो उसी तरीके से हम उसको देख लेंगे। अब आ जाता है नोट डाउन प्लैनेट्स ट्रांजिटिंग इन 64th नवांशा, 22nd दृष्टिकोण, मृत्यु भाग फॉर मैटर्स रिलेटेड टू अरिष्टा। यदि कोई खराब चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब इनको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि 64th नवांशा, 22nd दृष्टिकोण, मृत्यु भाग भी मैंने आपको बताया था, एक टेबल दी थी स्टार्टिंग में, उसमें जो प्लैनेट्स यदि उस समय पर ट्रांजिट कर रहे हैं उन्हें भी नोट कर लो। रिजल्ट एक्रू व्हेन मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिट पैरामीटर पॉइंट्स टुवर्ड्स फ्रैक्टिफिकेशन ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट। अब इनमें से जो ट्रांजिट पैरामीटर में से मैक्सिमम पैरामीटर किसी इवेंट को यदि जस्टिफाई कर रहे हैं तभी वो इवेंट होगा, अदरवाइज वो इवेंट नहीं होगा। यहाँ पर डबल ट्रांजिट को एक्सक्लूड कर दिया है, मगर वो आपने देखना है, इस जगह पर मैंने लिखा हुआ नहीं है डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट आपने ईच एंड एवरी कंडीशन में देखना है। मेनली जो आपके इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जिनको होने में वक्त लगता है, उनमें डबल ट्रांजिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल डबल ट्रांजिट से भी इवेंट हो जाते हैं, मगर जिनमें वो ऐसे इवेंट हैं जो बहुत अनसर्टेन होते हैं और छोटे पीरियड में हो जाते हैं, उनमें इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। तो इसको हम मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये एग्जांपल है, हालांकि लोग बोर हो जाते हैं सुन सुन के। ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कुंडली है, तो वो मैंने इसलिए ली है कि उनके बारे में आप सभी को पता है। मैं कोई और कुंडली ले लेता तो लगता कि मैंने वो इवेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है, आप लोगों को उतना श्योर नहीं रहता, मगर इस केस में श्योर है क्योंकि इनका दोनों का जन्मदिन भी हमें मालूम है और टाइम भी मालूम है कि ये जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है। फादर हैं वो, 18 का उनका बर्थ है, और 11:05 पे वो इलाहाबाद में बोर्न हुए थे रात को। ये नीचे जो कुंडली लिखी हुई है मिसेस इंदिरा गांधी की लिखी हुई है, जो जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1911 1917 है। तो टाइम यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तो एनीवे इनका भी रात का इसी समय का करीब करीब का वक्त है, और इलाहाबाद का ही बर्थ है इनका भी। तो इनकी डॉटर है ये 1911 1917 प्रियदर्शनी नेहरू। तो यहाँ पर हम देखेंगे डॉटर और फादर की पे ट्रांजिट लगाकर देखेंगे। ट्रांजिट का मतलब क्या है, इनके जवाहरलाल नेहरू के संतान हुई थी ये देखना है। तो जवाहरलाल नेहरू के जब संतान हुई थी, तो जो इनकी संतान की कुंडली है ये उस वक्त का ट्रांजिट माना जाएगा। मतलब जिस समय पर इनको डॉटर हुई थी, पुत्री हुई थी, उस समय का ये ट्रांजिट चार्ट है जो इनकी बेटी का चार्ट है। अब जो ये ट्रांजिट चार्ट है, इससे हम देखेंगे कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली लगा के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रांजिट को अप्लाई करना है। कि इनकी संतान होने वाली है जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी बोर्न जिस समय पर हुई है, आप इंदिरा गांधी को भूल जाइए और ये मान के चलिए ये नीचे वाली कुंडली उस समय की ट्रांजिट कुंडली है जब इंदिरा गांधी बोर्न रही थी। तो आपकी जो भी संतान की कुंडली है वो उसके बॉर्न होने के समय पर ट्रांजिट की कंडीशन को बताएगी, ये आप मानकर चलें। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, द हाउसेज लिखे हैं, आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है। कौन कौन से लिखे हैं, 4 चिल्ड्रन, द हाउसेज आर 159, 1 5 9 यहाँ पर हाउसेज ले लिए चिल्ड्रन के लिए। लग्न को इंक्लूड कर लिया है, 5th को इंक्लूड कर लिया है, 9th को इंक्लूड कर लिया है, तीनों त्रिकोण भाव हैं, धर्म भाव हैं। और संतान के लिए ऐसा कहा जाता है पराशरी में, संतान धर्म से प्राप्त होती है। आपने कोई भी कोई धर्म का काम नहीं किया होगा तो संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। संतान से रिलेटेड जितने भी अपशगुन होते हैं लाइफ के अंदर नहीं मिलती है, तो उसमें अधर्मों की वजह से ही नहीं मिलती है, और वो उसको पूजा पाठ से ऐसा है कि वो मिल जाती है। एक्सपीरियंस हमने देखा है कि पूजा पाठ या आप इस तरीके की चीजें करोगे तो आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी क्रिएट होगी कि वो एनर्जी आपको संतान प्राप्ति में हेल्प करती है, ऐसा आप कह सकते हो। तो चिल्ड्रन आपका 159 धर्म त्रिकोण से यहाँ पर देखा जा रहा है। तो बर्थ ऑफ चाइल्ड जातिका वॉज
रनिंग दशा थी नेहरू जी की वीनस एंड मून, आप इसको लगा के देख सकते हो कुंडली में, वीनस एंड मून की दशा थी। शुक्र की महादशा, मून की अंतरदशा, पीढ़ी मैंने यहाँ पे नोट नहीं की है, पीढ़ी भी हमें नोट कर लेनी चाहिए, नहीं कम से कम महादशा और अंतरदशा लेनी ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं देखूंगा पीढ़ी को, वीनस एंड मून, द एमडी लॉर्ड वीनस जो है, महादशा लॉर्ड वीनस, ट्रांजिट कैसे देखूंगा, जो मिसेस गांधी की कुंडली में शुक्र जहां पर भी है 9 साइन में ट्रांजिट कर रहा है वीनस, तो अब यही मानकर चलिए 9 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये ट्रांजिट की कंडीशन होगी महादशा लॉर्ड की 9 साइन में। तो आप ध्यान से देखिए ये एक्चुअली 9th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, 9th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो इसका लिंक बन गया 9th हाउस से, 9th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो हमें लिंक किससे बनाना है इसका, महादशा लॉर्ड का, या तो पहले भाव से लिंक हो, 5वें भाव से लिंक हो, या 9वें भाव से लिंक हो। तो महादशा लॉर्ड शुक्र एक्चुअली 9th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो 9th हाउस से इसका लिंक हो गया, तो महादशा लॉर्ड उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरीके से अंतरदशा लॉर्ड को देखते हैं, मून, अंतरदशा लॉर्ड देखिए मून यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है आपके 7वें भाव में, तो इनके 7वें भाव में ट्रांजिट करेगा तो वो देखिए लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मून होगा ट्रांजिट वाला, तो वो लग्न और लग्न लॉर्ड दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अंतरदशा लॉर्ड, द लग्न लॉर्ड मून इज ऑल्सो लग्न लॉर्ड, वो सॉरी एडी लॉर्ड जो है ट्रांजिटिंग 7th हाउस एस्पेक्टिंग लग्न एंड लग्न लॉर्ड, मतलब वो पहले भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो देखिए एडी लॉर्ड ने भी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अब मैंने इसके बाद बताया कि आपको लग्न लॉर्ड लेना है, तो नेहरू जी का लग्न लॉर्ड लोगे तो नेहरू जी का लग्न लॉर्ड मून है, अब मून ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर 7th हाउस के अंदर, इनका जो नेटल मून है ये नेटल पोजीशन है उसकी, और यहाँ पर जो भी है वो ट्रांजिट पोजीशन है, तो 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो 10 साइन में ट्रांजिट होकर वो फिर लग्न और लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इनका जो नेटल मून है वो भी देखिए लग्न लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। सो द लग्न लॉर्ड मून इज ऑल्सो लग्न लॉर्ड एस्पेक्टिंग लग्न एंड लग्न लॉर्ड, तो ये यहाँ पर मून भी आपकी इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है लग्न लॉर्ड। अब मैं पकड़ लेता हूँ 5th लॉर्ड, इनका 5th लॉर्ड है मार्स, 5th लॉर्ड इनका मार्स है, उसका ट्रांजिट देखूंगा मैं, वो ट्रांजिट कर रहा है 5 साइन में, तो 5th लॉर्ड मार्स यहाँ 5 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, वहां से देखिए 1 2 3 4 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो 5th लॉर्ड भी 5th हाउस को इन्फ्लुएंस यहाँ पर कर रहा है, तो ये देखिए 5th लॉर्ड ट्रांजिटिंग मार्स एस्पेक्टिंग नेटल 5th हाउस, यहाँ से 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा 1 2 3 4, और अपनी 8th एस्पेक्ट से वो 9th हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेगा, तो जो मार्स है इनका 5th लॉर्ड वो 5th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और 9th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब हम देखेंगे कारका ऑफ संतान जुपिटर, तो यहाँ पर जुपिटर देखिए ट्रांजिट कर रहा है 2 साइन में, तो इसको ट्रांजिट वाले जुपिटर को यहाँ पे ले आइए 2 साइन में, यहाँ से वो ध्यान से देखिए वो भी 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कारका जुपिटर ट्रांजिटिंग इन 2 साइन एस्पेक्टिंग 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड, मार्स को भी एस्पेक्ट कर रहा है वो 1 2 3 4 5 यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ से वो 5th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और 5th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। फर्दर क्लोज ट्रांजिट भी यहाँ पे दे रखा है, ट्रांजिटिंग जुपिटर एट अराउंड 15 डिग्री क्लोज टू नेटल जुपिटर, ये देखिए ट्रांजिटिंग जुपिटर 15 डिग्री पर है और नेटल जुपिटर भी 15 डिग्री पर है, तो ये इस कारका को क्लोज इन डिग्री इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कारका को इन्फ्लुएंस करने की वजह से वो संतान देने की कैपेबिलिटीज रखता है, तो इस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो एनालाइज करने के लिए मैंने देखिए हमें हर एक कुंडली में जब भी कोई इवेंट देखना है तो आप देखिए महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, इसके बाद आप देखिए लग्न लॉर्ड, उसके बाद आप देखिए उस भाव का लॉर्ड, इसके बाद कारक देख लीजिए, और इन सभी प्लैनेटों को आपने क्या करना है, देखना है ट्रांजिट के अंदर वो उस इवेंट से रिलेटेड भावों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्या। मैक्सिमम कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तो आप समझ जाइए कि उस समय पर वो इवेंट हो जाएगा। इनिशियली जिनके कम क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन वाले पूछे हैं, जिन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन पूछने हैं वो हैंड डाउन कर लें अभी, और वो मैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा, बाकी सबको मैं कह दूंगा जो छोड़ना चाहे क्लास छोड़ सकता है। तो जिनके एक एक क्वेश्चन है वो पहले हैंड रेज करें, जिनके एक से ज़्यादा क्वेश्चन है वो हैंड रेज ना करें अभी, ठीक है। 1 क्वेश्चन ही लूंगा मैं इनिशियली, और रेलिवेंट रिलेटेड टू आज के टॉपिक ही पूछें, क्योंकि वो इनडेफिनिट जाता है तो वो ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट खो देते हैं और वो क्लास छोड़ के भी चले जाते हैं और बाद में मुझे शिकायत भी करते हैं।
तो अब बाकी बाद में पूछें, जिनका एक एक क्वेश्चन है वो पूछ लें रिलेटेड टू टुडेज क्लास। मेरी एक बिमला राणा क्वेश्चन है मैम। जी। हेलो, नमस्कार। मेरी एक क्वेश्चन है। बिमला राणा मैम पहले, मैम बिमला राणा मैम। जी पूछ लीजिए आप फिर, मैम पूछ सर, लीजिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये तो प्रोजनी का तो ये जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है वो है, और यदि चाइल्ड बर्थ देखने के लिए करें तो कि भाई कब होगा, तब भी ऐसे ही ट्रांजिट देखना है जैसे हाँ आपने बताया। ट्रांजिट बिल्कुल ऐसे ही देखना है। मतलब कि हो जाएगा ये दशा और ट्रांजिट ऐसे ही देखना है जैसे मतलब होने पे देखा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप हर एक इवेंट के अंदर यही ध्यान रखें कि ये ट्रांजिट की कंडीशन जरूर फुलफिल होंगी। उसमें हम डबल ट्रांजिट भी देखते हैं, वो मैं अलग से आपको बता ही चुका हूँ कि डबल ट्रांजिट हमने जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है हर एक में देखना ही देखना है। थैंक यू। जी हेमा मैम। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा एक छोटा सा ही प्रश्न है। ये जैसे आर आपने किनका है बताया। प्लीज म्यूट कर लें, एक मिनट मैम। आर किनका है ये नाम, ये म्यूट कर लें प्लीज। रिकॉर्डिंग में सबमिट में डिस्टर्ब आएगा। सर आपने एक जो मिनट मैम, बताया। रुको रुको रुको, अभी मत पूछो, कोई फायदा नहीं है। राकेश कुमार का खुला है। हाँ मैंने बंद कर दिया। हाँ अब पूछिए मैम अब। सर आपने बताया जो ग्रह नीच राशि में होता है, जो उसकी स्पेशल डिग्रियां होती है, जैसे मून का ही ले लेते हैं, वो 3 डिग्री का वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अगर उसी राशि में वो 3 डिग्री पार कर चुका है तो क्या वो आरोही की तरफ जाता हुआ माना जाएगा? बिल्कुल वो अच्छे फल देने लगेगा नहीं, उसी मतलब राशि में? आप अच्छे फल को, मैंने पहले ही कहा है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर उस वर्ड को समझो, मतलब वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया। अच्छे फल तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसके फल हाँ। बेटर होते जाएंगे। नीच की राशि से उच्च की राशि के तरफ वो जितना क्लोज होता जाएगा उतने उसके फल इंप्रूव होते जाएंगे, और उच्च का होगा तो मैक्सिमम हो जाएंगे, ऐसे मानकर चलो। आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से। आप जी। एक दूसरे राजा की कैप्टिविटी में हो, नीच के परम नीचांश पर हो, आपको किसी दूसरे दुश्मन राजा ने पकड़ा हुआ है, अब आप उससे छूट गए, तो आप कैसे कैसे सेफ होते जाओगे? जितना 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 आप अपने महल के पास पहुंचते जाओगे उतना सेफ होते जाओगे। आपका महल आपका परम उच्चांश है, और शत्रु का जो सेना ने आपको पकड़ रखा है परम नीचांश है, शत्रु सेना से आप बाहर निकल गए तो आप थोड़ा सेफ होना शुरू हो गए, और जैसे जैसे आप दूर उससे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से प्लेनेट जब आरोही होता है तो वो अपने नीच के पॉइंट से जितना दूर जाता जाता है उसके फल उतने इंप्रूव होते जाते हैं, और जो परम उच्च पे चला जाता है तो उसके फल मैक्सिमम इंप्रूव हो जाते हैं। इस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। हाँ सर, वो तो सर समझ में आ रहा था कि अगर उस राशि को छोड़ देगा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर उस राशि में भी अगर वो उस मतलब 3 पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, डिग्री को, तो क्या वो नहीं थोड़ा देगा। सा नहीं देगा? नहीं, मतलब अ, उसको कहा गया है, पर वो फल जितने खराब मिल रहे हैं, 100 कोड़े की सजा है, वो 58 कोड़े की सजा हो जाएगी। सर लेकिन अगर वर्गोत्तम भी होते हैं तो नीच के कुछ भी हो जाओ, वर्गोत्तम नीच का होता है, वो फिर उसके भावों पे डिपेंड करता है कि वो किन भावों पे है। वर्गोत्तम होने पे इंप्रूव हो जाता है, स्ट्रांग भी हो जाता है, पर वो जी। उसके ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा वो किस भाव में वर्गोत्तम हुआ है, भाव पर जी बहुत सर। डिपेंड करेगा। इंप्रूव हो जाता है वर्गोत्तम होने से काफी ज्यादा, उसको बली मान सकते हो, पर ये सीधा जी। ये वर्ड नहीं बोल सकते कि वो अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि रिजल्ट देना केवल उसके बली होने पर डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट देना उसकी लॉर्डशिप और भावों पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट। निवेदिता मैम। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर ये पूछ रही थी कि जब हम आय देखते हैं, पहली आमदनी जो देखते हैं, तो क्या उसमें हम नौकरी करते हैं उसी को देखेंगे, या जैसे कुछ बच्चे अपने मतलब पढ़ते हुए भी ट्यूशन करते हैं या कुछ भी, या आजकल कोई यूट्यूब से पैसे कमाते अब हैं, पहली आमदनी वही है, नौकरी नहीं है। तो कोई भी आमदनी तो पहली आमदनी होगी ना सर? यस यस यस, नौकरी भी हो सकती है, कहीं और तरीके से भी हो सकते हैं। मैंने तो एग्जांपल दिया था कि बुआ जी दे जाएं, फूफा जी दे जाएं, या कोई चाचा जी दे जाएं, कुछ मोटा पैसा है तो उसे भी आमदनी मानो आप।
तो आजकल तो सर जैसे नवरात्रों में बच्चे जाते हैं वो भी पैसे मिलते हैं, तो क्या वो भी आमदनी? छोटा पैसा हो गया ना, कोई बड़े नवरात्रि में तो 150 रुपए देगा, मतलब थोड़ा अमाउंट रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, बंदे की पॉकेट में 15-20 दिन रहे, औरों को बताए देखो मैं कमा के लाया हूँ, उसको आप आमदनी मानो, थोड़ा पैसा होना चाहिए वो। ओके सर। वो तो ऐसा तो पेरेंट्स तो देते ही हैं रोज खर्चे, वो मतलब कोई भी आमदनी हो, वो जिसने अर्न किया है वो उसकी आमदनी है, पहली आमदनी। 11th हाउस है पक्का, यस 11th हाउस का, ठीक है सर। ओके सर, सर नमस्कार। सर जैसे अभी ट्रांजिट बताया आपने, तो जैसे हम देख रहे हैं 10th हाउस में देख रहे हैं किसी की नौकरी जाने वाली है, तो ट्रांजिट लग रहा है, तो एक तो भाव सिद्धि होगी, भाव हानि होगी। जैसे शनि का ट्रांजिट देखेंगे, इसके लिए कुछ और भी देखेंगे कि अगर सपोज नौकरी जाने वाली है किसी की, दशा भी आ रही है उस तरह की, तो ट्रांजिट में एक्चुअली क्या चीज देखेंगे हम? जैसे भाव हानि होती है उस तरह का कंसेप्ट लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे सर? नहीं, आप ये देखिए ना, नौकरी जाने वाली है तो पहले नौकरी जाने वाली दशाएं होनी चाहिए। हाँ दशाएं बता दी मैंने, दशाएं से बोझ है, दशाएं तो ट्रांजिट देखना, दशा और वो पर्टिकुलर भाव पर आप ट्रांजिट देख लो, जो मैंने बताया वही कंसेप्ट देख लो आप, कि मेलिफिक ट्रांजिट मेनली आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है उस भाव के लॉर्ड, मतलब भाव एक्टिवेट होना चाहिए ना पहले तो, जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। जी सर, नेगेटिव रिजल्ट देने वाला भाव एक्टिवेट होना चाहिए, राइट सर, क्योंकि हम जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है उस भाव को नहीं देखना, नेगेटिव रिजल्ट देने वाला भाव एक्टिवेट होना चाहिए। नहीं, अगर 10th हाउस की बात, नौकरी जाने की बात करें, 10th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए ना सर? दशा होगी या 5th की होगी या 8th की होगी, अच्छा उससे 12th का, या उससे 4, 8, 12 जो 6, 8, 12 वाले, उससे 12th भी दे सकता है, या 10th से 6 और 8 होंगे एक्टिव, तब भी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है तीसरा और 5वां होगा तब भी हो सकता है सर? 5वां मेनली देता है, 3rd ट्रांसफर करवाता है, नौकरी तो नहीं जाती 3rd से। ओके, 5वें से आ सकती है ना सर? पता नहीं, 5वां तो सबसे इम्पोर्टेंट है नौकरी जाने में, तो उसमें मेलिफिक का वो देखेंगे ट्रांजिट मेनली। मेलिफिक का ट्रांजिट हो, जैसे राहु का हो जाए, आपका मार्स का हो जाए, मेलिफिक ट्रांजिट हो जाए, या आपका सैटर्न भी दे सकता है डेफिनेटली। ठीक है सर, थैंक यू। राजपाल जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार। आपने जो हॉरोस्कोप दिखाए थे उसमें तो मून वॉज इन एक्वेरियस एंड सन, वीनस एंड मरकरी वर इन 12th हाउस। ओके, सो अभी तो उसको 7.5 ही चल रहा है ना? अभी की नहीं है, वो पता नहीं कब की है कुंडली, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट एवर इट इज, वो उस ठीक है, अभी तो उसको 7.5 चल रहा है ना। ऐसा उस सिचुएशन आ गया हो गया ना। सो ऐसा सिचुएशन में then should we not see where Saturn is placed, how it is placed and all these things? सीधे 7.5 है तो वीनस का दशा है, इसके अंदर दशा सारे खराब है, सो ऑटोमेटिकली इट इज बैड, ऐसा बोल सकते हैं क्या स्ट्रेट अवे? नहीं, 7.5 केवल 7.5 देखने के अलग तरीके हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते। वैसे भी 7.5 खराब नहीं होती। नहीं, 7.5 चल रहा है, एंड अदर महादशा, वीनस महादशा वो खराब चल रहा है, अंतरदशा भी वो सारे कंबस्ट है, जुपिटर कंबस्ट है, एक सारे कंबस्ट है, सो उसका भी खराब चल रहा है। तो आप 7.5 का उससे मत लिंक करिए, 7.5 को अलग तरीके से देखा जाता है। अच्छा, उसके सेपरेट वो हैं तरीके देखने के, उसमें मूर्ति निर्णय लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जब जिस साइन में एंटर हुआ उस समय पर उनकी नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, उसके डिफरेंट वेज हैं 7.5 के रिजल्ट देखने के। अच्छा, फिर मतलब इसको तो वेयर सैटर्न इज प्लेस्ड, उसको तो वो मतलब देखने के ही नहीं अभी तो। नहीं, अभी ये हॉरोस्कोप पे सिर्फ इतना ही देखना, सैटर्न के प्लेसमेंट नहीं देखना। नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। 7.5 को एनालाइज करना है तो वो सेपरेटली करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अच्छा, आंसर वो ऐसा हॉरोस्कोप में सैटर्न का प्लेसमेंट भी, लेग्नल का प्लेसमेंट भी नहीं देखना। नहीं, वो तो आप प्रॉमिस है, ट्रांजिट के लिए इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है ना, वो सब कुछ प्रॉमिस और दशाओं का हिस्सा है। हम तो ट्रांजिट डिस्कस कर रहे हैं ना, फिर उसमें आप ट्रांजिट की कंडीशन देखोगे, उसके प्लेसमेंट से क्या मतलब है सैटर्न के प्लेसमेंट से। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, राजपाल जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आपने भी एक एग्जाम्पल चार्ट लगाया था जिसमें कि वीनस की युति थी 3 ग्रहों के साथ में,
तो आपने बताया कि वीनस जो है बाकी 3 ग्रहों के भी फल देगा, तो वो लॉर्डशिप के देगा क्या नेचुरल कारकत्व के देगा? नहीं, सभी कुछ देगा, जो उनके लॉर्डशिप के भी देगा, कारकत के भी देगा। ओके सर, एक छोटा प्रश्न और है। माने कि ग्रह परम उच्चांश से थोड़ा पार कर गया, लेकिन उसी राशि के अंदर, जैसे जुपिटर कर्क में है और वो 20 डिग्री पे पहुंच गया, तो उसको उच्च मानेंगे या मूल त्रिकोण मानेंगे या क्या मानेंगे? उच्च मानेंगे जी, उच्च मानेंगे। फल भी उच्च कैसे करेगा वो? पहले परम उच्चांश था, अब उच्च हो गया। मतलब परम उच्चांश को पार करने के बाद भी? हाँ, वो उच्च पूरी राशि में उच्च माना जाएगा। उसकी जो दशा है परम उच्चांश पे एक्सट्रीमली गुड होती है, और यहाँ पे वो गुड रहेगी, अभी भी दशा अच्छी रहेगी उसकी। थैंक यू सो मच। वर्मा सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने ट्रांजिट के जो रूल्स बताए हैं, जी सर, उसमें एक चैप्टर है फल दीपिका में भाव सिद्धि काल, तो मोस्टली उससे मैच करते हैं। वही है सर। ये एक है सर जो नहीं आ रहा है इसमें। क्या? भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में गोचर वश जब लग्नेश आए, ये, और इसका भी वह दूसरा वही से वर्ष ये है कि लग्नेश जिस राशि में आए और जिस अंश में है उससे त्रिकोण में जब गोचर वश भावेश आए, मतलब रिवर्स है। समझ गया। ट्राइन वाला ये लगता नहीं है, ये छोड़ दिया या छूट गया है सर। यहाँ पर जो ट्रांजिट वाले में मैंने कवर किए थे पॉइंट, यहाँ पर एक्चुअली मैंने जो मेन हम प्रैक्टिकली लगाते हैं उतना ही कवर किया है इसमें। तो ये वाला रूल लगता है या नहीं? नहीं लगता वैसे तो, कभी कभी लग भी जाता है सर, कभी नहीं। 100% के 50% में लग जाता है, डबल ट्रांजिट ज्यादा लगता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है कि लग्न को भावेश इन्फ्लुएंस कर रहा है, लग्न लॉर्ड भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये ज्यादा लगता है। हाँ, वो इसमें आगे लिखे हैं सब। हाँ, वो ज्यादा लगता है सर। तो इसको ना करें फिर? नहीं सर, वो वहीं से पिक किए हुए हैं और उनमें जो एप्लीकेबल है वो लगा रखे हैं एप्लीकेबल। ठीक है सर जी, क्लासिक्स के बेस पे है सारी चीजें। जी जैन साहब। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। सर मैं अंडरस्टैंडिंग चाह रहा था, क्वेश्चन नहीं है मेरा कोई भी। मैं ये कह रहा हूँ, तो सर आपने बोला कि 4th सैटर्न की दशा हो, 5th राहु की दशा हो, राहु या मार्स की हो, और 6th जुपिटर की दशा हो जी, तो ये अच्छी नहीं होती है जी। तो इसमें मतलब ये हो गया कि जो वीनस के नक्षत्र में और मार्स के नक्षत्र में और केतु के नक्षत्र में पैदा हुए वो बेचारे परेशान ही। हाँ, परेशान है। या पाराशर जी ने दिया है तो हमें भी मान के चलना पड़ेगा, और ऐसा एक्सपीरियंस भी किया गया है। और वीनस वाला तो ज्यादा परेशान है बल्कि। हाँ, उसकी लगातार दशा जो वीनस के दो दशाएं तो उसकी दोनों में से एक न एक तो होगी। जुपिटर की आ जाएगी, राहु की आ जाएगी, 2 दशाएं खराब होगी। 18 और आपका 16-34 साल। तो आजकल क्या है कि लोग बाग वो सीजरियन सेक्शन करवाते तो पूछने आते, तो उनको ये नक्षत्र बचा के सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, यदि इतना टाइम हो तो सजेस्ट कर सकते हो पक्का। और दूसरा सर मैं कह रहा था कि आपने अवरोही और आरोही बताया। एक इसमें जो ग्रह उच्च के पास आ रहा हो, उच्च अभिलाषी करके भी एक कहीं वर्ड आया है, मैंने पढ़ा था। वो तो दशा की क्लास मैंने आपने करी होंगी, 20 क्लासेस थी, एक 1.5-2 घंटे। हाँ, उसमें आया था उच्च अभिलाषी। मैं कवर थोड़ी कर सकता हूँ, मैं तो जो मेन बातें बता दी है। और मेरा यहाँ पर ना ही तो दशा सिखाना ऑब्जेक्टिव है 20 क्लास। हाँ, वो उसमें आया था। ठीक है, बस यही था। और एक सर एक चीजें बता दी थी। हाँ, ये सर एक मैं कह रहा था, दशा में अर्गला कंसेप्ट भी यूज करते हैं। तो अर्गला कंसेप्ट इज हाइपोथेटिकल, उसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं है क्लासिक्स में, और मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। मेरे अर्गला पे कई सारे वीडियोस हैं, बट आप अर्गला के चक्कर में ना पड़े। यो जेमिनी में केवल एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है। वो मिस्टर बीपी गोयल है, एक मिस्टर संजय रथ है, वो जबरदस्ती उनके क्रिएटेड कंसेप्ट है, आप उस पर ना जाए, वो एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, नहीं, बीपीएचएस में भी है जो सूर्य छोटा सा देके छोड़ दिया गया है, उसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है बीपीएचएस में भी। अच्छा, ठीक है सर, बस यही था मैं। थैंक यू। कपूर साहब।
सर एक ही क्वेश्चन है मेरा। आपने बताया कि एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स, जब दो प्लैनेट अपने हाउसेस एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल एक सिंह लगन की कुंडली है जिसमें 8th लॉर्ड 10th लॉर्ड से एक्सचेंज कर रहा है। बिल्कुल। 8th लॉर्ड जो कि हो गया आपका बृहस्पति और 10th लॉर्ड हो गया वीनस, ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कंडीशन में जातक के साथ क्या होगा? उस कंडीशन में जातक को जब भी इनमें से किसी की भी दशा आएगी, वो 8th हाउस से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स भी मिल सकती है और 10th हाउस से रिलेटेड साइमल्टेनियसली दोनों चीजें मिलेंगी उसको। आप अब इसको भी ऐसे भी कह सकते हो कि वो उसका प्रोफेशन है वो 8th हाउस से रिलेटेड मिल सकता है उसको, या उसको प्रोफेशन में 8th हाउस से रिलेटेड ट्रबल्स मिल सकती है। इस तरीके से उसके कंटिन्यूस दोनों आपको भावों के रिजल्ट मिलेंगे उसको। इसमें क्या था कि उसकी 8th लॉर्ड की अंतरदशा थी और 10th लॉर्ड की प्रत्यंतर दशा थी। अच्छा। फ्रॉम जनवरी टू जून दिस ईयर। अच्छा। सो ये मेरे एक्चुअली मेरे बेटे का ही था, तो उसमें मैंने उसको ये कहा था कि उसको वहां पर जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। हाँ। तो ऐसा ही हुआ एक्चुअली उसके साथ। हाँ ठीक है, वो मतलब 8th हाउस का रोल हो गया उसमें साथ साथ में। जी 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 जी। 10th और 8th का हो गया रोल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। मीनल मैम। मीनल मैम नहीं है क्या? हाँ सर, हरे कृष्णा सर। एक ही क्वेश्चन था आज, बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन। आपने बताया अभी कि सभी सिचुएशन रिवर्सिबल होते हैं, खाली कंबस्ट होने की स्थिति रिवर्सिबल नहीं होती है, ठीक है ना? ये आपने बोला था। तो यहाँ पे बस मेरा ये प्रश्न था कि हम लोग, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि लग्न चार्ट में ज्यादा देखती हूँ। अब लग्न चार्ट में मान लीजिए कोई भी प्लैनेट कंबस्ट है, तो अब जैसे कि मरकरी और सन जो नॉर्मली कंबस्ट होते ही है ज्यादातर चार्ट्स में कंबस्ट है कि हाउस में। अब मान लीजिए कि नवांश चार्ट है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि नवांश चार्ट में मरकरी और सन अलग अलग हाउसेस में हो? और अगर होंगे इस तरह से, मतलब कोई भी प्लैनेट जैसे हो सकता है कि लग्न चार्ट में कंबस्ट हो और नवांश चार्ट या किसी दूसरे चार्ट में कंबस्ट ना हो, ऐसी स्थिति होती है? अब मैं आपको उसका मतलब समझा देता हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद सर। क्या होता है कि दो प्लेनेट जब क्लोज होते हैं तो वो नवांश में भी क्लोज ही होंगे। हाँ जी। तो जो प्लेनेट कंबस्ट होकर नवांश में भी यदि सूर्य के साथ जाकर बैठ गया, उसको हम बोलते हैं डीप कंबशन। वो पूरी तरीके से तबाह मानो उसको। और नवांश में यदि नवांश बदल गया तो आप समझिए कि उसके अंदर वो कंप्लीटली कंबस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत उसके अंदर पावर बची, पावर बची है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है कंबशन में, ये देखना जरूरी होता है। कंबशन का आपने क्वेश्चन अराइज किया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंबशन का क्या कंसेप्ट होता है। आप म्यूट कर लें मैडम, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट। जी जी। हाँ म्यूट कर लें। तो कंबशन का क्या कंसेप्ट है। कंबशन में कई चीजों पर डिपेंड करता है। कंबशन पहली बात इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों कितने क्लोज हैं एक दूसरे से। जनरली 1 नवांश का जो डिफरेंस है वो डीप कंबशन माना जाता है। इवन बुध को ऐसा कहते हैं कि कंबशन का दोष नहीं लगता, मगर बुध भी यदि 3 डिग्री 20 मिनट्स पीछे या आगे है तो वो भी पूरी तरीके से कंबस्ट होता है, उसे भी दोष लगता है। और उससे बाहर निकल जाए तब बुध को दोष थोड़ा कम लगता है, ऐसा मानते हैं। तो सेम नवांश में 3 डिग्री 20 मिनट का मतलब है दोनों प्लेनेट सेम नवांश में है। जब दो प्लेनेट कोई भी प्लेनेट सूर्य के साथ सेम नवांश में आता है तो वो पूरी तरीके से कंबस्टेड माना जाता है, कंप्लीट कंबशन है। अब कंबशन में क्या होता है, कोई भी प्लेनेट सूर्य से पीछे है और वो कंबस्टेड है तो उस पर ज्यादा असर पड़ा माना जाएगा सूर्य का। सपोज एक प्लेनेट सूर्य से पीछे है 5 डिग्री और एक प्लेनेट सूर्य से आगे है 5 डिग्री, तो जो पीछे 5 डिग्री है वो ज्यादा बुरी तरीके से आपका प्रभावित माना जाएगा एज कंपेयर टू जो सूर्य से आगे है। जो प्लेनेट कंबस्ट होने के बाद सूर्य से आगे निकल जाता है वो उसके अंदर थोड़ी ताकत बची रह जाती है, मगर जो पीछे होता है वो उसके अंदर ताकत कम होती है। ऐसा समझो जो पीछे है वो सूर्य की तरफ चला आ रहा है, मतलब अभी उसने पूरी तरीके से जलना है, कंबस्ट होना है, मगर जो आगे है वो उस कंबस्ट वाले
तकलीफ को झेल कर आगे निकल चुका है और उसकी आगे की जो सिचुएशन है वो कंफर्टेबल है। तो कंबस्टेड प्लेनेट जब भी सूर्य से पीछे है या सूर्य से आगे है, इसके हिसाब से भी आपको ऑलवेज रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना है। जो सूर्य से पीछे है कंबस्ट होकर, वो ज्यादा बुरी तरीके से एफ्लिक्टेड है एज कंपेयर टू जो सूर्य से आगे निकल चुका है। फर्दर 3 डिग्री 20 मिनट तक यदि कोई भी प्लेनेट है सेम नवांश में है तो उसको आप कंप्लीट कंबस्टेड मानकर चलेंगे। ये है बस। ठीक है मैडम, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? हाँ सर, धन्यवाद। ओके, राजेंद्र शर्मा जी, सरदाना जी। बहुत छोटी सी चीज है, तो मृत्यु भाग के आपने रेफर किया 2 बारी, उसकी टेबल कहीं मिल जाएगी? सर मैंने लास्ट क्लास में एक पीडीएफ शेयर किया है और उसमें अच्छा। एवरीथिंग इज अवेलेबल, जो भी मैंने बोली है बीच बीच में, कहाँ कौन एक्सल्टेड होता है, कहाँ कंबस्टेड होता है, कहाँ रेट्रो होता है, कहाँ मृत्यु भाग है, सब कुछ उसमें मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक, शुक्रिया जी। गणेश पलीवाल जी, अनम्यूट कर लें। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी। ये मैरिज में जो जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग कारक होता है क्या? पति का कारक जुपिटर होता है, वैसे मैरिज का कारक शुक्र है। दोनों में शुक्र ही लेना है कारक? बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद। रेणु आनंद मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर जैसे एक सैटर्न है जो उसमें है 9वें हाउस में बैठा है, नवमेश में बैठा हुआ है सैटर्न, और अपने मूल त्रिकोण की राशि में बैठा हुआ है और उसी की दशा चल रही है जिससे वो 11वां घर, तीसरा और छठा और 8वां घर इफेक्ट डाल रहा है। तो ये इतने कॉम्बिनेशंस में कैसे दशा को पढ़ा जाएगा? नहीं, सैटर्न ट्रांजिट वाले सैटर्न को कह रहे हो आप? नहीं, मूल त्रिकोण राशि में मेन नेटल चार्ट में सैटर्न बैठा है। हाँ ठीक है। 9th हाउस में। हाँ। तो उससे वो दृष्टि डालेगा 11वें घर पर। हाँ तो तीसरे घर पर उनके भी रिजल्ट देगा वो, और छठे घर पर। हाँ तो उनके सभी के रिजल्ट मिलेंगे आपको उस ड्यूरेशन में। मतलब सबके बुरे मिलेंगे क्या? नहीं बुरे नहीं, वो तो आप बता रहे हो कि मूल त्रिकोण राशि में किस भाव में बैठा है। 9th हाउस में। 9th हाउस में। हाँ वो तो नवमेश हो गया ना, भाग्येश हो गया, तो खराब क्यों होगा रिजल्ट? पर उसकी पूरी दशा ऐसे गई है और इसपे 8th लॉर्ड भी है वो, पर इसमें गुरु की दृष्टि भी है, मतलब कि सैटर्न को जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर भी ऐसा रहेगा। डिग्रीज वगैरह क्या है उसकी? डिग्री 0 ही है सैटर्न। तो वो 0 डिग्री होगी ना, तो वो डिग्री वाइज बहुत वीक होगा फिर वो। और इसके बाद उसकी नवांश में भी स्थिति देखिए, क्या पता नवांश में भी उसकी स्थिति खराब हो। अच्छा। और हो सकता है वो आपका हेल्थ रिलेटेड इशू दिए हो, वो आपका 64th नवांश लॉर्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हेल्थ बिल्कुल ओके है, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल इश्यूज? हाँ। अच्छा, वो देखना पड़ेगा, वैसे भेजना मैम ऐसे देखना पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट केवल। ठीक है सर। बाकी सब कुछ समझ में आया। थैंक यू सर फॉर द क्लास। कोई बात नहीं। सुदीप जी। हाँ सर, जय श्री राम। जय श्री राम। आपने जो कंबचन का ये बताया था ना, एक जस्ट ब्रीफ क्वेरी था जो मैंने नोटिस किया था कि सन अगर वीनस के साथ D1 चार्ट में होता है ना, तो D9 में भी वो उसी के साथ होता है, वीनस के साथ पीछा छोड़ता नहीं। कुछ रीजन है उसके पीछे? नहीं, वो यदि दोनों की डिग्रीज पर डिपेंड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है साथ में हो। दोनों की डिग्रीज में यदि एक ही नवांश के साथ होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। एंड सर, मार्स केतु कमिंग टुगेदर शापित योग है? क्या कह रहे हैं? मार्स एंड केतु टुगेदर शापित योग बोलते हैं उसको। मार्स केतु सिटिंग टुगेदर किसी भी हाउस। वॉइस कट रही है आपकी। मार्स एंड केतु सिटिंग टुगेदर, उसको शापित योग बोलते हैं क्या सर? हाँ, ऐसा कहा जाता है। मैरिड लाइफ के लिए सही नहीं होता। इट्स द कांसेप्ट ऑफ द प्रभुनंदी नाड़ी। थैंक यू सर। कोकिला मैम। जी सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। अब सबके हो गए 1 वाले क्वेश्चंस? हाँ, पूछ लीजिए सर। डबल ट्रांजिट के बाद जो 3 रूल्स हैं 3, 4, 5, उन तीनों में से एक भी मिले तो इवेंट होता है? नहीं, सभी लगने चाहिए वो। 3 सभी लगने चाहिए। सिर्फ 4 और 5 में से कोई एक लग सकता है ना? 4 वाला से एक लग सकता है। यस,
ठीक है। और सर जब हम दशा देख रहे हैं तो सपोज लगन लॉर्ड की दशा है, अब वो बैठा है 12th लॉर्ड के साथ, तो मैं पहले 12th लॉर्ड का नेचर डिसाइड करूंगी कैसा है। हाँ, नेचर डिसाइड कर लीजिए। बैठा कहाँ पे है? तो सर 12th लॉर्ड अगर इसके साथ बैठा है लगन लॉर्ड के साथ, तो वो तो फिर बेनिफिक माना जाएगा ना, पर नेचुरल। हाँ तो सर इसमें दोनों देखे जाएंगे, नेचुरल नेचर भी और फंक्शनल भी आपने देखा अभी जब आपने इवैल्यूएट किया। तो अगर वो सन है तो वो नेचुरली मेलेफिक हो गया। और वो बैठ गया लगन लॉर्ड के साथ, तो वो फंक्शनली बेनिफिक हो जाएगा क्या? 12th लॉर्ड लगन लॉर्ड के साथ बैठने से वो आपका, हाँ ठीक है, बेनिफिक हो गया, फंक्शनल बेनिफिक। पर अब इसको तो फिर सन को मैं ओवरऑल क्या समझूंगी? एक तरफ बेनिफिक बनता है, बेनिफिक ही मान के चलोगे, और कोई इतना मेलिफिक नहीं होता क्योंकि वो माइल्ड मेलिफिक है। हाँ, माइल्ड मेलिफिक है वो। फंक्शनल यदि बेनिफिक हो गया तो इट इज बेनिफिक। तो अगर सपोज यहाँ सैटर्न होता सन के बदले, तो वो नेचुरल भी खराब होता। अगर मेलेफिक होता तब हम क्या लेते हैं इसको, फिर सैटर्न को ओवरऑल? सैटर्न के केस में मैंने एक नियम बताया था, उसकी सेकंड लॉर्डशिप चेक करते हैं आप। अच्छा, बिकॉज सन की अकेला ही था वो, दूसरी लॉर्डशिप नहीं, इसलिए मैंने सन के लिए डायरेक्ट बोल दिया। मगर सैटर्न यदि 12th लॉर्ड बेनिफिक भी बन रहा है तब तक वो बेनिफिक रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि उसकी दूसरी लॉर्डशिप बेनिफिक नहीं है। सपोज सैटर्न 12th लॉर्ड है और साथ में लगन लॉर्ड है, तो वो एज ए 12th लॉर्ड बेनिफिक हो रहा है, तो वो बेनिफिक रिजल्ट देगा सैटर्न। यस, 11 साइन में सैटर्न 12th लॉर्ड भी होता है और लगन लॉर्ड भी होता है। अब वो सपोज किसी भाव में जाकर किसी बेनिफिक के साथ जाकर बैठ गया, तो एज ए 12th लॉर्ड भी बेनिफिक हो गया वो, क्योंकि अब उसकी दूसरी लॉर्डशिप बेनिफिक है, इसलिए वो बेनिफिक रिजल्ट देगा अब एज ए 12th लॉर्ड। पर पहले तो सर 12th लॉर्ड को हम कंजंक्शन देखते हैं ना, कि कंजंक्शन के हिसाब से उसका रिजल्ट हम इवैल्यूएट करते हैं। के साथ बैठा है तभी बेनिफिक होगा वो 12th लॉर्ड। हाँ, और पर ऑन टॉप ऑफ इट उसकी सेकंड लॉर्डशिप के बल पे भी उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो देखेंगे ऑलवेज, प्रैक्टिकली यही लगेगा। अच्छा, और सर सपोज अगर ये मरकरी लगन लॉर्ड केतु के साथ बैठा हो, तो प्रॉमिस में वो मरकरी तो मेलेफिक हो गया, तो अब ये लगन नहीं, मरकरी केतु, सॉरी केतु तो मेलेफिक हो गया, नेचुरल मेलेफिक नहीं, तो फिर ये मरकरी खराब हो गया। केतु का दशा प्लान, राहु केतु का डिपेंड ये करता है किस भाव में बैठे। तो अच्छा, अगर वो सेकंड या केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो तो फिर वो ठीक रह जाएगा। केंद्रीय त्रिकोण में राहु केतु केंद्रीय त्रिकोण के लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं, सेकंड भाव और 8वें और 12वें में न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं, तो उस तरीके से हमें देखना पड़ेगा उन्हें। तो फिर इस लगन लॉर्ड को क्या बोलेंगे सर, जो केतु के साथ अगर सेकंड हाउस में बेनिफिक ही है, केतु क्या करेगा उसका? लगन लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक। ओके, तो वो खराब नहीं हो रहा उससे। नहीं, लगन लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक, लगन लॉर्ड में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। मगर वो लगन लॉर्ड जब 8th लॉर्ड भी हो, तो उसका मैंने राइटर बताया है, वो 8th लॉर्ड होकर यदि अपनी राशि में बैठा है तो वो बेनिफिक की तरह बिहेव करेगा, मगर कहीं और गया तो उस भाव को वो खराब करेगा। यस, वो करेक्ट था। और सर जो हम दशा प्लैनेट को, जो प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है वो सिर्फ अपने कारक उसको देगा, तो सपोज सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो वो उन हाउसेस के रिजल्ट में स्लोनेस भी आएगा। सैटर्न के वो दे देगा, मैच्योरिटी देगा, स्लोनेस दे देगा, कुछ अपनी तकलीफें दे देगा, ऐसे हम देखेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट है क्या? सर प्रणाम सर।